गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लासरूम रिवीजन कंडक्ट करा रहा हूं सीए फाइनल ऑडिट में। सीए फाइनल ऑडिट में देर आर टोटल ऑफ 19 चैप्टर्स। हर चैप्टर के लिए आई विल बी कंडक्टिंग क्लासरूम रिवीजन। क्लासरूम रिवीजन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। इट मीन्स 100% रिवीजन। ठीक है, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग के सिलेबस में 19 चैप्टर्स है। मेरे पास 19 चैप्टर्स का कुछ लिस्ट बनाया हुआ होगा। आई विल शो इट टू यू। यस, आई थिंक दिस इज द वन। तो ये अपने सिलेबस में 19 चैप्टर है। गौर से देखो, क्योंकि रिवीजन के वक्त क्या है कि स्टूडेंट को पूरा पिक्चर समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, 7 चैप्टर्स वॉल्यूम 1 और ये एकदम एज पर आईसीआई है। फिर नेक्स्ट 7 चैप्टर्स वॉल्यूम 2, फिर नेक्स्ट 5 चैप्टर्स वॉल्यूम 3। वेटेज वाइज हम लोग बात करें तो 70% वेटेज इज अलॉटेड टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स अलोन। 19 में से 11 चैप्टर, ये 1 से लेके 7 तक, और उधर चैप्टर नंबर 8 से लेके 11 तक, यहां के स्टैंडर्ड्स खत्म होता है। ये 11 चैप्टर स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट ने बोला 45 to 55% वेटेज, मतलब एवरेज में 50% आएगा इससे। और दिख भी रहा है 19 में से 11 चैप्टर है तो 50% वेचते तो ये है ही। और जो आखिरी चैप्टर है 19 नंबर पी एथिक्स, जो एकदम हाथी साइज का चैप्टर 150 पन्ने का, इस चैप्टर का भी उन्होंने बोल रखा है 17 से 22, 17 to 22, विच मीन्स ऑन एन एवरेज 20.5, 20% मान लो एक बार 20 कि 20% इससे आएगा। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और पी एथिक्स मिला के ही एग्जाम में 70% वेटेज है। अब इसको जितना तुम अच्छे तरह से पढ़ सको, याद कर सको उतना अच्छा है। 70% वेटेज होने का मतलब ये नहीं है कि तुमको भी एग्जाम में 70 मार्क्स मिल जाएगा। नो, वो पेपर सेट करेंगे, तुम कैसा लिखोगे वो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो तुमको 70 में क्या मिलेगा वो तो बता नहीं सकता। तुम केवल ये कर सकते हो कि अपने उस 70% को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इतना इंप्रूव कि यार अगर वो 70% से कुछ भी आए तो मैं आराम से आंसर लिख सकता हूं, अच्छा आंसर लिख सकता हूं, अच्छे क्वालिटी का आंसर लिख सकता हूं, जिसमें बुक की लैंग्वेज, बुक का वर्ड, बुक का फ्रेजेस रहेगा, ताकि कम से कम उस 70 में से मैं 40 ले आऊं। 40 चलेगा, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 70 में से 40 चलेगा अगर बार बार पढ़ लें तो रिवीजन ऐसी चीज है ऑडिट सब्जेक्ट में जिसको एक बार करने से नहीं होगा, बार बार करना पड़ेगा। जब मौका मिलेगा तब करना पड़ेगा। जितनी बार पढ़ो उतना कम है, सिंपल सी बात है। ये नहीं कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आई एम नॉट गिविंग अ नंबर टू इट कि सो मेनी टाइम्स यू मस्ट रिवाइज। यू रिवाइज इट n नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार उतना कम। हॉल में, एग्जाम हॉल में घुसते घुसते भी रिवाइज करते करते घुसना है, वैसा है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, लैंग्वेज उतनी अच्छी तरह से तुम्हारे अंदर सिंक करेगी, पॉइंट्स उतने याद रहेंगे, लिख उतना अच्छा पाओगे, और लेवल ऑफ जो लिखने का आंसर है उसी पे तुम्हारे मार्क्स डिसाइड होंगे। और ऊपर से एक चीज और है, अगर कोई स्टूडेंट पूरी जान लगा के 100% कवरेज करेगा तो उसको एमसीक्यू में बहुत फायदा होगा। वो जो 30 मार्क का मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है ना, वो एकदम इनडेप्थ आता है, एकदम इनडेप्थ। मुंह पे लिखी हुई चीज भी दिखना बंद हो जाती है, ऐसा आता है। तो उसमें जो पूरा अपना जान लगा के एफर्ट मारोगे तो भाई वो 30 मार्क के एमसीक्यू में, ज्यादा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, 20 चलेगा। 30 में से 20 तो आ ही सकता है अगर 100% किसी का तैयारी है। समझ रहे हो? आज अगर सपोज मैं एग्जाम देने चला जाऊं, ठीक है, मैं एज अ टीचर फाइनल ऑडिट का, 100 में 100 तो मेरा भी गारंटी नहीं है, पर इतना तो है कि अगर मैं 100% पूरा जो कि मैं जानता हूं, रिवाइज किया हुआ है, मैं जाऊं तो 80 तो आ ही सकता है मेरा ना। 100 तो कोई नहीं बोल सकता, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किस्मत होते हैं, राइटिंग होता है, बहुत कुछ होता है, पर 100 में 80 तो आ ही सकता है। ठीक है, अब तुम अगर स्टूडेंट हो, तुम मेरे जैसे प्रैक्टिस्ड नहीं हो, तो तुम्हारे लिए 100 में 60 तो आ ही सकता है। ठीक है, तो मैं बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि अगर बार बार पढ़ोगे तो अच्छा खासा एक मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, तो ये जैसे अब एक वहम क्या होता है, हम रिवीजन कैसे करें, क्योंकि ये मेरी रिवीजन की आज पहली क्लास है, इसीलिए मैं एक बार स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि रिवीजन अपना कैसे होने जा रहा है। ठीक है, एक तो आपको एग्जाम के पहले वाला जो 1-2 महीना होता है, सपोज किसी का एग्जाम अगर मई में पड़ रहा है तो मार्च अप्रैल, किसी का एग्जाम अगर नवंबर में पड़ रहा है तो सितंबर अक्टूबर, इस पीरियड में वो पक्का ऑडिट सब्जेक्ट को रिवाइज करेगा और 10 दिन देके रिवाइज करेगा। कितने दिन? 6 पेपर है भाई, 2 महीना, 60 भाई। अगर तुम एक ग्रुप दे रहे हो तो और ज्यादा, लेकिन 2 ग्रुप दे रहे हो तो 60, समझ रहे हो, 60 मार्क का है, मतलब 600 मार्क का है, 6 सब्जेक्ट 60 दिन में डिवाइड करो तो 10 दिन तो पढ़ोगे। तो उस 10 दिन में तो सर आपको पूरा 6 बुक रिवाइज करना है। 6, तीनों थ्योरी बुक जो कलरफुल है और तीनों क्वेश्चन बैंक, सब रिवाइज करना है अच्छे तरह से। 10 दिन के टाइम में रिवाइज जब करना है तो पूरा रिवाइज करना है। क्वेश्चन रिवाइज करना भी जरूरी होता है, उससे लेवल पता चलता है कि यार इस लेवल का पूछेगा, मैं ऐसे आंसर करूंगा, मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, मैं बोल पा रहा हूं आंसर की मैं नहीं लिख पा रहा हूं आंसर, वो पता चलता है। ठीक है, लेकिन जब हम एग्जाम रिविजन की बात करते हैं, एग्जाम डे, मतलब जैसे
पहला पेपर तुम्हारा गया, दूसरा पेपर गया, तीसरा पेपर ऑडिट है। तो एएफएम के पेपर, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर देके घर आओगे, ठीक है, 2 से 5 एग्जाम होता है, 6 बजे घर आए। तो 6 बजे जब घर आए, वो वाली शाम, अगला दिन फुल, और उसके अगले दिन दोपहर 2 बजे एग्जाम हॉल में घुसोगे, तो लेट से 1 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जो पूरा टाइम होता है ना, इसमें पढ़ने का टाइम मैक्सिमम 30 आवर्स हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि सोना खाना पीना वगैरह सब कुछ ही है, आने जाने का टाइम भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 30 घंटा है, तो 30 घंटे में जब रिवाइज करोगे एग्जाम के पहले, तब सर ये वाला क्वेश्चन बैंक ये हटा दो, वो तो कर लिए ना तुम, वो तो पिछले महीने रिवाइज कर लिए तुम, तो अब क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहां भी जब तुम रिवाइज करने बैठोगे, तुमको बहुत कुछ ऑलरेडी याद होगा, और जब तुम इसको रिवाइज करो, तुम्हारी स्पीड एकदम तेज हो जाएगी, एकदम स्पीड तेज हो जाएगी तुम्हारी, मैं बता रहा हूं। तो ये जो एक स्टूडेंट को डर लगता है कि सर मैं ऐसे 3 बुक कैसे रिवाइज करूंगा, पहली बात तो 3 बुक करके दिमाग खराब कर रखा है, 3 बुक है नहीं, ये टोटल मिला के अगर मैं इसमें सच्चा बोलूं ना, अगर मतलब पेजेस जो शुरू के एंड के पेजेस होते हैं, खाली पन्ने होते हैं वो सब, और दुनिया भर के मैंने डायग्राम इलस्ट्रेशन डाल रखे हैं वो सब, वो अगर तू माइनस कर दो, तो मैं बोल रहा हूं ये 650-700 पन्ने का आएगा। अगर मैं इसको सपोज इसमें से सारा डायग्राम शुरू का वो सब हटा दूं, और एकदम पूरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे एकदम पूरा कंटेंट टाइप करके दूं, मैं बोल रहा हूँ 650-700 पन्ने का आएगा। तो ये कोई 3 बुक ऐसा है नहीं, इतना हुआ क्या, इतना 650-700 पेज 30 घंटे में रिवाइज करना संभव है? 100% संभव है। पर अगर जीवन में फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो वहां पे, तो संभव कतई नहीं है, वो पहले से पढ़ना पड़ेगा ना। एग्जाम के पहले भी तो स्टूडेंट पढ़ के जाता है, रिवाइज करता है, तो तुम ऑब्वियसली एग्जाम के पहले वाले महीने 2 महीने में तो उसको पढ़ोगे ही ना। अगर वो पढ़े हुए हो, तब आराम से फुल रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हो, और वो जो फायदा मिलेगा मैं तुमको बता रहा हूं, वो फायदा काउंट नहीं हो सकता। एग्जाम में कोई भी छोटी पुस्तक उठाना इज अ ब्लंडर। व्हाई इट इज अ ब्लंडर? फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटी पुस्तक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंटेंट काटा हुआ रहता है, जो बातें एक एक पैराग्राफ में उसको 2-2 वर्ड एक एक लाइन में डाला हुआ है। तो क्या है कि जब एग्जाम में तुम जाओगे ना, तो तुम सेंटेंसेस फ्रेम ही नहीं कर पाओगे, तुमको 2 वर्ड याद है पर पूरा लाइन ही मालूम नहीं है कैसे लिखे, तो आंसर का तुम्हारा लेंथ और क्वालिटी एकदम गंदा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, जब हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमको 2 बातें याद होती हैं, और जब हम 2 ही बातें पढ़ते हैं तो हमको वो याद ही नहीं होती, मेरे खोपड़ी में वो रजिस्टर होता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होता। ऊपर से तुमने सारी मेहनत एक बड़ी पुस्तक से की है, डिटेल में पढ़ा है, पूरा मार्क किया, नोट्स बनाया, उसको हाथ नहीं लगा कि एक फॉरेन सब्सटेंस को, एक पतला किताब अगर मैं कल को बना के दे दूं, उसको हाथ लगाओगे पूरा नया नया, तो फायदा क्या बनता है? देखा हुआ पढ़ना आसान है, खुद का मार्क किया हुआ लिखा हुआ आसान है, कि एकदम नया नया पतला पतला बुक, कोई फायदा नहीं है। तो पतली बुकों से पढ़ना एग्जाम टाइम में बहुत ब्लंडर हो जाता है, कंटेंट फिल्टर्ड आउट रहता है, लिखने का राइटिंग स्किल पूरा बिगड़ जाता है, और एग्जाम में वो एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह, ठीक है। हाउ डू आई नो दिस? आई नो दिस बिकॉज आई हैड डन दिस माई सेल्फ ऑल्सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं ऑडिट की जो किताबें आती थी पढ़ता ही था, पर एग्जाम टाइम के वक्त मैंने एक पतली बुक उठा ली थी ऑडिट की, जो उस समय आती थी, वो कोई ऑथर थे, एएस फाउंडेशन पुणे के टीचर थे, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, विनोद कुमार अग्रवाल ऐसे कुछ नाम होगा। तो मैंने पतली बुक उठा के सोचा कि यार ये तो पतला है, चलो मैं तो कुछ आता नहीं, यही पढ़ के चला जाता हूँ, नहीं होगा काम उससे। मैं पूरा पढ़ा, पूरा ब्रेन से वाइप्ड आउट था, मुझे कुछ एग्जाम हॉल में याद था ही नहीं। तो क्या ये 3 बुक 100% हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल करके जा सकते हैं 30 घंटे में रिवाइज। इसीलिए तो मैं ये रिवीजन पढ़ा रहा हूँ। ये रिवीजन जो मैं पढ़ाऊंगा ये यूट्यूब में रहेगा, और ये 100% क्लासरूम रिवीजन है। तो इससे क्या होगा कि सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज एक स्टूडेंट को होगा, मेरे स्टूडेंट्स को, कि वो एग्जाम के वक्त एएफएम का पेपर देके घर आए, बस ये रिवीजन चालू कर लिया, और इसमें तुम देखोगे पूरा एक एक चैप्टर फुल 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 रिवाइज किया हुआ है। तो 100% कवरेज होते जा रहा है, रिवीजन होते जा रहा है, फोकस पूरा याद कराने मेमोराइजेशन पे, और पूरा सुनते सुनते खत्म करके एग्जाम देने जा सकते हो। तो जो तुम्हारा वो डर है ना 30 घंटे में कैसे रिवाइज होना, वो दूर हो जाएगा। मैं बोलूंगा एक बार से बात नहीं बनेगी, जितनी बार करो उतना कम है, जब मौका मिले बार बार रिवाइज करते रहो। इसीलिए इसको मैं जीडी के अंदर नहीं डाल के यूट्यूब पे डाल रहा हूं, ताकि व्यूज वैलिटी की कोई लिमिट नहीं हो, कि जितनी बार करो उतनी बार कम है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ, आई विल गो इन सीरियल ऑर्डर, स्टैंडर्ड सॉर्टिंग ये चल रहा है ना, चैप्टर 1 2 3 4, तो मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा आज। प्लीज कम टू चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल। ये पहले 11 चैप्टर स्टैंडर्ड्स में, पहला चैप्टर किसी का क्वालिटी कंट्रोल। अब बस मेरा रिविजन स्टार्ट हो गया। मैं रिविजन स्टार्ट करने के पहले 1-2 बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ठीक है।
हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे है? लर्न और रिवीजन पे। समझाना मेरा फोकस है ही नहीं, समझाया तो क्लास में है, ठीक है। क्लास में जो भी तुमको मैंने जो बुक पढ़ाया, जो मार्क कराया, एकदम वही उठा के रिवाइज करना है सीधा, ठीक है। टोटल कितनी बुक्स हैं क्लास? इस रिवीजन में मेन बुक्स है। क्वेश्चन बैंक्स वो अलग रिवीजन, तुमको वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो अलग है मतलब, ठीक है। ये मेन अपने को ये 3 बुक 100% एकदम याद करना है, ये हमारा फोकस है। यू नीड, ये बात को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यू नीड वेरी वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड एनर्जी लेवल। एक बात को तुम समझ लो, आज अगर मैं लगातार खड़े होकर 30 घंटे बोलूँगा, सपोज बाई चांस, पॉसिबल तो है नहीं, 2-3 घंटे बाद मेरी ऊर्जा गिर जाएगी और मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। मेंटल फिजिकल मैं थक जाऊँगा। तो मैं तो ये जो क्लासरूम रिविजन ले रहा हूँ, मैं तो चैप्टर बाई चैप्टर ले रहा हूँ। एक दिन में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे पढ़ा के ऐसे रिवीजन कराते जाऊंगा और बाद में उसको जोड़ के डाला जाएगा। बट तुम जब देखोगे, तुम तो पूरा एक साथ बैठ के देखोगे, तो भाई जैसे मेरे बोलने की एक औकात है, तुम्हारी सुनने की भी तो एक औकात है। एक बार में तो 10 घंटा कोई रिवाइज करने बैठेगा तो उतना एनर्जी लेवल आएगा नहीं। तो तुमको अपने आप को याद दिलाना है कि नॉर्मल टाइम पे तो चलो तुम 2-2, 3-3 घंटा रिवाइज कर लो, चैप्टर वाइज रहेगा, लेकिन एग्जाम के वक्त तो तुमको अपना एनर्जी और कॉन्स हाई रखना पड़ेगा कि एक बार में लगातार 10-20 घंटा देख सको, सुन के याद कर सको। खाली सुनने से नहीं होगा, याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी कंट्रोल। सर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कितने स्टैंडर्ड्स आते हैं? 2 स्टैंडर्ड आते हैं, SQC1 एंड SA 220 टर्न। ये सब देखना कुछ भी नहीं है, कुछ भी देखना नहीं, ये थोड़ा रिवाइज करना है मेरे को, ये करना है क्या? आज तुम इस डायग्राम का बाप नहीं बना दोगे क्या? तुमको सब मालूम है। अश्योरेंस पे कितने एंगेजमेंट होते हैं? 3। SAE याद है? SAE 3400, 3402, 3420। SRS पे कितने होते हैं? 2। 4400, 4410। SRE पे कितने होते हैं? 2। 2400, 2410। और स्टैंडर्ड सॉर्टिंग तो पूरा अपना ये 200 से चालू होकर 730 तक जाता है, और 800, 805, 810 भी तो है ना, स्पेशल टाइप के ऑडिट एंगेजमेंट्स। टुडे यू नो एवरीथिंग। That time when I was teaching you, I had to explain each and everything. Now you know all this. I don't have to talk about this. ठीक है, ये आ गए हम लोग यहाँ पे। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे कितने स्टैंडर्ड्स है? 2 स्टैंडर्ड है। SQC1 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। अब तुमको एक एक का नाम मालूम है? ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस। 220 किस पे है? सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQC1 एंड SA 220? SQC1 फर्म लेवल के क्वालिटी कंट्रोल पे है, 220 एंगेजमेंट लेवल पे है। SQC1 बोलता है कि CA फर्म को अपने यहां QCPP बनाना चाहिए, QCPP क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना चाहिए। और 220 बोलता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का जाके ऑडिट करोगे तो वहां पे आपको अपनी फर्म का QCPP अप्लाई करना चाहिए। तो 220 माइक्रो लेवल पे है और SQC1 मैक्रो लेवल पे है, ठीक है। दोनों स्टैंडर्ड्स में ही क्वालिटी का क्या मकसद है? सर क्वालिटी का 2 मकसद है। नंबर वन, माई एंगेजमेंट कंप्लाइज विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड नंबर 2, द रिपोर्ट दैट आई इशूड इज अप्रोप्रिएट। ये 2 ऑब्जेक्टिव एकदम याद होना चाहिए। अब ये जागृति वाला केस तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तो ये समझाया गया था बेसिकली कि सर इस फर्म में ना ये लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करते। कैसे? कोई भी क्लाइंट आता है, ले लेते हैं, बैकग्राउंड चेक करते ही नहीं क्लाइंट का, अपने को आइस माइस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करते, ले लेते हैं, ऐसी गलत बात है ये। दूसरा, ई कॉमर्स वाले क्लाइंट भी फिनटेक सेक्टर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसका काम करने की कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस इनके अंदर नहीं है। आप वही काम लेते हो ना जिसका आपके पास CCTR हो, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस टाइम एंड रिसोर्स, ले लेते हैं, तो प्रोफेशनल फॉलो नहीं कर रहे। दूसरा, ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्लाइंट स्मॉल कंपनी जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होता, फिर भी रिपोर्ट में लिखा हुआ ओपिनियन में कैश फ्लो का भी ट्रू एंड फेयर व्यू, गलत बात। या दूसरा क्लाइंट है जो लॉस मेकिंग है, उसमें लिखा हुआ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट्स, गलत बात, तो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। आई डोंट हैव टू लर्न दिस केस लॉ नाउ। ऑडिट क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय, ये रेफरेंस के लिए याद नहीं करना। अब अगले पेज में आ गए सीधा, आओ भाई, रिवीजन है ना, मेरे को समझाना नहीं है ना, रिवीजन है, याद करना है, फोकस। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन SQC1 एंड SA 220? इधर तुम्हारे सामने तो पूरा लिखा हुआ देख सकते हो तुम, मैं ये फोकस दिखा रहा हूं। लेवल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, SQC1 फर्म लेवल पे है, उसकी जिम्मेदारी QCPP डिजाइन करने की जिम्मेदारी किसकी है? फर्म के CEO या मैनेजिंग पार्टनर की है। फर्म के CEO मैनेजिंग पार्टनर, KPMG का एग्जांपल दिया था, याजदी नागपुर वाला,
केपीएमजी इंडिया का सीईओ कौन है? याजदी, नागपुर वाला, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर 220 मतलब एंगेजमेंट में क्वालिटी के लगाने की जिम्मेदारी किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की। मैंने सेतुराम का एग्जांपल दिया था कि वो पार्टनर, तो उसको लगाना है। तो ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी लगाना 220 इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईपी। ईपी का फुल फॉर्म। और SQC1 का जिम्मेदारी फर्म का मैनेजिंग पार्टनर या सीईओ। टाइप ऑफ एंगेजमेंट, SQC1 अप्लाइज टू ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस। 220 अप्लाइज ओनली टू ऑडिट। 3 नंबर ड्यूटी क्या है? सर SQC1 में मेन ड्यूटी क्या आपको बनाना, लिख दिया मैंने, वाह, QCPP। आपको QCPP डिजाइन करना है अपने पूरे फर्म के लिए। मैंने बोला था KPMG के अंदर भी QCPP है, फुल फॉर्म कैम का फुल फॉर्म KPMG ऑडिट मेथोडोलॉजी। KPMG ऑडिट मेथोडोलॉजी, तो वो QCPP है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ठीक है। और 220 लेवल पे आपको बेसिकली उन QCPP को एंगेजमेंट लेवल पे अप्लाई करना है। आपको नया QCPP डिजाइन नहीं करना है। कौन बाप है कौन बेटा? सर SQC1 इज द बाप जो बोलता है कि फर्म में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होने चाहिए, एंड 220 इज द बेटा कि एंगेजमेंट पे जब जा रहे हो किसी क्लाइंट के, तो वो QCPP को अप्लाई करना चाहिए। हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं, SQC1 इज अ सिन क्वा नॉन। SQC1 इज अ सिन क्वा नॉन, मतलब एकदम मस्ट फॉर अप्लाइंग 220। अगर आपके यहाँ QCPP बना ही नहीं है तो 220 में क्लाइंट के जाके क्वालिटी कंट्रोल लगाओगे कैसे? ठीक है। अच्छा, मैंने एक डायग्राम बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, ये बाद में काम आएगा। एक बार इसके बारे में बात नहीं करें। अच्छा, अभी कर लेंगे बात, अभी कर लेते हैं बात, ठीक है। EQCR प्रोसेस, फुल फॉर्म एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू। अब तो तुमको रिव्यू आता है कि नहीं? मैं रिव्यू पढ़ा के आया हूँ, SRE। एक बात बताओ मेरे को, रिव्यू इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट की लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट? लिमिटेड अश्योरेंस, लिमिटेड बोल रहे हो ना। ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस, ट्रू एंड फेयर व्यू। रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस। अच्छा, लिमिटेड अश्योरेंस वाली जो भाषा होती है वो ऐसी होती है, नॉट टू नेगेटिव्स। उसकी भाषा कैसी है? टू नेगेटिव्स। Nothing has come to our attention that causes me to believe that the engagement team has not exercised professional judgments or has not arrived at appropriate conclusions. ऐसे ही तो होगा, nothing not, है ना, कि nothing has come to my notice that the judgments and the conclusions made by the engagement team are not appropriate. Nothing not कट गया। तो ये रिव्यू है, याद रखना, ये रिव्यू है। इसमें जो ओपिनियन आएगा वो लिमिटेड अश्योरेंस जैसा लैंग्वेज रहेगा, नेगेटिव अश्योरेंस जैसा लैंग्वेज रहेगा। सर ये होता क्या? बहुत इजी, इधर देखो एग्जांपल। एक कौन है? KPMG चमनी, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम, ऑडिट फाइल बना के रेडी कर लिया, ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट रेडी है, पर अभी तक ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दिया नहीं है। याद रखना, EQCR खत्म होने के पहले आप ऑडिट रिपोर्ट का साइन करके डेट डाल के दे नहीं सकते। तो ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट रेडी है आपका, ठीक है। अब जाके ये, ठीक है ना, EPAT। अब कौन आएगा? मान लो एक दूसरा लोकेशन है गुड़गांव, वहां से अपना हीरो आएगा, EQCR। ये भी ना CA फर्म के अंदर एक एम्प्लॉय या पार्टनर ही होता है। मतलब CA फर्म के अंदर कोई बड़ा एम्प्लॉय या पार्टनर लेवल का होगा, वो आएगा रिव्यू करने, ठीक है। ये आएगा रिव्यू करने, इस आदमी को क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये भी पार्टनर लेवल का आदमी होता है, पार्टनर या एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब सीनियर मैनेजर टाइप का होगा ये, ठीक है। ये आके क्या करेगा? EQCR। ये आते ही सबसे पहले अटैक करेगा ऑडिट फाइल को, बोलेगा मेरे को ऑडिट फाइल दिखाओ, मेरे को देखना तुम लोग क्या काम किया, ठीक है। एग्जाम में आया डेफिनेशन ऑफ EQCR, सीधा बोलोगे ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन JC। फास्ट तो नहीं हो गया ना, मतलब ठीक है ना। व्हाट इज डिफाइन EQCR, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ JC। J, प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड बाय द टीम। C, कंक्लूजंस रीच्ड बाय द टीम। भाषा फुल फॉर्म निकाल लोगे ना, तो मैं तुमको बोलता हूँ डिफाइन EQCR। सर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज अ प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड बाय द टीम एंड द कंक्लूजंस रीच्ड बाय द टीम बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। हो गया ना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये सीक्वेंस तो न जाने तुम लोग को 200 बार बोला होगा मैंने, AP AE AC AO। AP क्या मिलेगा हाथ में? AE ऑडिट एविडेंस। एविडेंस से क्या मिलेगा? कंक्लूजन। और सपोज मैंने 100 प्रोसीजर किए, 100 कंक्लूजन मिले, उन 100 कंक्लूजन को जोड़ के मेरे को क्या मिलेगा? ऑडिट ओपिनियन। ये लिखा हुआ है ना? हाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, ठीक है, हो गया, ऊपर कर रहे हैं हम। QCPP का फुल फॉर्म याद है? डन, ग्रेट। अब ये SQC में चालू हो गया, ओके। मैं बोलूँ सही जा रहा, तो स्पीड में कोई इशू नहीं ना भाई, इधर तो रट्टा करना है अपने को। याद रखना, समझना मकसद है ही नहीं। क्लासरूम रिविजन का मेरे लिए पर्सनली मेन पर्पस एक ही है कि स्टूडेंट को साबित करके दिखाओ कि भाई वो 3 बुक जो तुम बोल रहे हो जो असंभव, वो बिल्कुल पढ़ के रिवाइज करके याद करके एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है।
वो करके जा सकते हो 100%, वही दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को कि तुम करके जा सकते हो एग्जाम में। SQC1 का पर्पस क्या होगा सर? सेम होगा जो अभी ग्रीन बॉक्स में पढ़ के आए थे कि द एंगेजमेंट और द फर्म कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर 2 द रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट, वही है ना? ठीक है, इधर नीचे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, अभी डेफिनेशंस हल्का सा देख भी लो तो चलेगा। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है सर? जो ईरा करता है, क्या? ईरा, ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, आर से रिपोर्ट देना, ए से अथॉरिटी उसके पास देने का, एंगेजमेंट पार्टनर का। दैट्स द डेफिनेशन। एंगेजमेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है सीए फर्म में जो होल टाइम प्रैक्टिस में होता है, और जो ईरा होता है ही रिस्पॉन्सिबल फॉर ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस लिखा हुआ होगा, देखो ना वहां पे, आर से रिपोर्टिंग एंड ए से अथॉरिटी है साइन करने का उसके पास। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का डेफिनेशन, ये देखो पढ़ो, हरा रंग पढ़ो पहले, हरा रंग। ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ जेसी, और ब्राउन कलर पढ़ो, बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम आराम से रहेगा, बहुत बढ़िया। एंगेजमेंट टीम, टीम में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सारे के सारे। नेटवर्क अब आता है कि नहीं हमको बताओ? बाजू में क्या लिखा है? अरे चैप्टर नंबर क्या लिखा है? केपीएमजी क्या लिखा है? वो भाड़ में गया। चैप्टर 19 पूरा पढ़ के आए हैं, नेटवर्क गाइडलाइंस पढ़ के आए हैं। नेटवर्क बनाने का कितना 5-6 पेज का कितना भयंकर गाइडलाइंस था नेटवर्क के ऊपर, याद है? अब इसको तुम अंदर से देखो, एक वर्ड ऐसा नहीं जो तुम जानते नहीं हो, सब चैप्टर 19 में पढ़े हैं अपने। देखो इधर, दैट इज एम अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट इज एम्ड एट कोऑपरेशन, कॉस्ट शेयरिंग, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल, कॉमन ब्रांड नेम, सब आया था कि नहीं आया था डिटेल में चैप्टर 19 में? बस ये होता है फायदा। आगे का देख लेना तो ये लल्लू लग रहा है। नेटवर्क फर्म सर, केपीएमजी के अंदर बहुत सारी फर्म है, उनको बोलते हैं नेटवर्क फर्म, जैसे BSR। रीजनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ हाई लेवल ऑफ assurance but not absolute assurance। हो गया। What are the 6 elements of quality control? LHM, LHM का फुल फॉर्म बोलो सर, आप लोग बोलो, मेरा गला फट जाएगा नहीं तो। लीडरशिप, ओम नमः। L से बोलो लीडरशिप, E से एथिकल रिक्वायरमेंट तो पूरा पढ़ के आए हैं P एथिक्स में, 2-4 दिन के अंदर ही तो पढ़ाया हूं। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, उनका पूरा डेफिनेशन, उनका बैंकर, एक से एक एग्जांपल याद है। थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, एस साफी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन एंड सेफगार्ड्स टू द 5 थ्रेट्स। अगर आपको थ्रेट्स मिले तो क्या करना है? एलिमिनेट द थ्रेट या फिर अप्लाई द सेफगार्ड। कुछ नहीं हो तो निकल, डोंट एक्सेप्ट या विड्रॉ, सब आने वाला, सब हो चुका। अच्छा, एक बार ये LHM का फुल फॉर्म याद करो ना, लीडरशिप, एथिक्स, CACC, CACC का फुल फॉर्म उधर, CACC क्लाइंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट, H का ह्यूमन, E से, E सबसे इंपॉर्टेंट है बॉस, E सब, ये बहुत लंबा है, इसके खुद के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इससे खुद के अंदर बहुत से रिसर्च सिक्योरिटी, एम से मॉनिटरिंग। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अच्छा, हर फर्म को अपनी QCPP बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? है ना, QCPP बना के अपने एम्प्लॉइज को बतानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? तो मैं सपोज KPMG हो, तुम लोग मेरे एम्प्लॉइज हो, मैं KPMG हूं, नेटवर्क मान लो, और तुम मेरे एम्प्लॉइज हो, मैं डीकैफ करूंगा। क्या करूंगा? डीकैफ करूंगा। डी से डॉक्यूमेंट द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर, communicate to you people by asking you to do online training, and F से obtain feedback from all of you। डायग्राम देखो, जोर से पढ़ना चाहिए। नहीं, CA firm should communicate QCPP to its personnel। How? 3 things। document by writing में होना चाहिए, communicate होना चाहिए, और feedback obtain करना चाहिए। इस पे क्वेश्चन वगैरह थे ना। अब पहला हेडिंग क्या मेरे सामने? L से बोलो लीडरशिप। अच्छा, SQC1 की जिम्मेदारी किसकी है? सेतु रमन की है कि याजदी नागपुर वाला की है? याजदी नागपुर वाला की है। SQC1 पढ़ा रहा हूं। SQC1 बोलता है फर्म लेवल पे QCPP बनाओ, तो वो जिम्मेदारी किसकी? याजदी नागपुर वाला की, लीडरशिप की। ब्राउन कलर पढ़ो, किसकी जिम्मेदारी है? ब्राउन। फर्म का CEO या मैनेजिंग पार्टनर, MCQ में आ जाएगा बॉस। MCQ में ऑप्शन नंबर 1 CEO, ऑप्शन नंबर 2 मैनेजिंग पार्टनर, ऑप्शन नंबर 3 आइदर A और B। तो सही आंसर क्या? आइदर A और B। फर्म का CEO या मैनेजिंग पार्टनर, इनको फर्म के अंदर एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट एन इंटरनल कल्चर दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। ग्रीन कलर, ठीक है। दे हैव टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर इन द KPMG फर्म दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल। वेरी गुड यार। What are the 3 major steps to be taken by Yazdi Nagpur wala? CCD,
सीसीडी के अंदर जो 3 डायलॉग है, माइंड ब्लोइंग लेवल का डायलॉग है, अपने को याद होना चाहिए। सी से दिख रहा है सबको, कमर्शियल दिख रहा है ना सबको, सी से कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी। हमारे लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट फीस इंपॉर्टेंट नहीं है। सी से कॉम्पनसेशन, मतलब हम लोग अपने फर्म में जो आप लोग को सैलरी वैलरी देते हैं, कंपनसेशन, कंपनसेशंस आर डिजाइंड टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर ऑफ क्वालिटी। मतलब हम लोग इतना अच्छा पैसा कंपनसेशन वगैरह देते हैं कि अच्छे क्वालिटी के लोग हायर करते हैं तो काम भी अच्छे क्वालिटी का होगा। अगर आप लोग अच्छे हायर करोगे तो काम भी अच्छा। तो बिग फोर वगैरह हायर ही खाली रैंकर को करते हैं या वैसा टाइप का लोग को करते हैं ना, तो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा। कॉलेज अच्छा कैसे बनता है? रिजल्ट से। रिजल्ट अच्छा कैसे होता है? उसके स्टूडेंट से। अब कॉलेज में एडमिशन ही सारे हाई कट ऑफ वाले का हो रहा है तो भाई रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। कोई बड़ी बात है क्या? महान कॉलेज है कि महान स्टूडेंट है? समझ रहे हो ना, महान तो स्टूडेंट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सी सी डी, डी से डिवोट रिसोर्सेस। आप चाहते हो आपके फॉर्म में क्यूसीपीपी रहे तो भाई आपको उसके लिए रिसोर्सेज डिवोट करना पड़ेगा। डी से पढ़ो पूरा जल्दी। सही है सबको? तो लीडर की 3 जिम्मेदारी है। सीसीडी याद करो, कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी, कंपनसेशंस आर डिजाइंड टू डेमोन्स्ट्रेट द फर्म्स ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी, एंड नंबर 3 डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट क्यूसीपीपी। ठीक है, ओके। अच्छा, लीडरशिप के बाद लेचएम, ई से क्या आता है? एथिक्स। सर एथिक्स में ये पूरा अपने चार्ट के आए हैं कि नहीं? ये देखो ऊपर क्या लिखा है और अब तो पढ़ चुके हैं। इसका एक से एक एग्जांपल बताया था कि नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी? 2 दिन पहले बताया हूं। इंटेग्रिटी ऑनेस्टी में क्या फर्क है? ऑनेस्टी मतलब आप ईमानदार हो, इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार हो और ईमानदारी दिखाने में डरते भी नहीं हो। ईमानदारी दिखाना भी तो पड़ेगा, लड़ना भी तो पड़ेगा, तो लड़ने को भी तैयार हो। अच्छा, हम में से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर ऑनेस्ट, ठीक है, पर हम कभी जाके अपनी ऑनेस्टी का बखान करके लड़ाई नहीं करते, स्टैंड नहीं लेते कि कौन झगड़ा मोल ले। इंटेग्रिटी मतलब ले लेंगे झगड़ा मोल, दे देंगे ये मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, एथिक्स हैज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द लीडर बाय 4 थिंग्स। ATM-P, ए से एक्शंस, ए से एक्शंस ऑफ द लीडर, T से ट्रेनिंग, M से मॉनिटरिंग एंड P से अगर आप लोग एथिक्स का पालन नहीं करोगे तो हम एक्शन लेंगे। प्रोसेस फॉर नॉन कंप्लायंस। डन है, डन है। 3 नंबर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जरूरी है। जैसे मैं इंडिपेंडेंस बोलता हूं मेरे तत्काल दिमाग में आता है थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफगार्ड्स। ये देखो इधर मैंने एक निमोनिक याद करवाया था, कैट इन द सुअर। अब उसकी जरूरत ही नहीं है, ना सुअर की जरूरत है ना कैट की। ऐसे सुअर नहीं, वो सीवर है, तो आई डोंट नीड कैट इन द सीवर। सी से सबसे पहले कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस। T से आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेट्स आर देयर? 5, यू नो दैट। थ्रेट है तो एलिमिनेट करो या सेफगार्ड लगाओ। सेफगार्ड का एग्जांपल दो, सेफगार्ड का एग्जांपल दो। सेफगार्ड 5 सेफगार्ड्स पढ़ाया हूं मैं चैप्टर 19 में। हाँ हाँ, क्या बोला? वो तो इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल है। अरे सेफगार्ड्स का 5 एग्जांपल। हाँ, रोटेट मतलब फर्म वही रहेगा पर हर साल पार्टनर टीम रोटेट करेंगे। ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए अलग अलग टीम और पार्टनर यूज करेंगे। ज्यादा टाइम और ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल लगाएंगे। EQCR करवाएंगे। कोई बाहर का एक्सटर्नल रिव्यूअर भी रख के करा सकते हैं। जॉइंट ऑडिट के लिए भी एनकरेज कर सकते हैं। ये सब सेफगार्ड्स है ना, अब तो आना चाहिए सब एकदम। ठीक है, अगर कुछ नहीं बने, सेफगार्ड से बात ना बने तो आप क्या करेंगे? निकलो, विदड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। पहले देख लो यहां तक क्लियर है? ये लिखा है देखो, communicate its independence, identify threats to independence, take some action safeguard to eliminate the threats to independence or otherwise withdraw from the engagement। ठीक है, हरे बॉक्स में बोला है कि फर्म के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि चाहे पार्टनर हो चाहे टीम हो, जिसको भी पता चले कि फर्म में ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है वो प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग कर पाए। एनी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व बाय द पार्टनर और टीम शुड बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू द फर्म, ताकि उचित एक्शन लिया जा सके। हर जो भी ऑडिट में इन्वॉल्व है पूरे फर्म में, खाली ऑडिट टीम नहीं, पूरा ऑडिट सेक्शन, दे हैव टू गिव एन एनुअल इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन। ठीक है, सेफगार्ड्स के एग्जांपल पढ़ के आए हैं, वो एक से एक एग्जांपल है चैप्टर 19 के। आज तुमको इसकी उतनी जरूरत नहीं है, फिर भी बोल देता हूं मैं, चलो ठीक है।
सेफगार्ड्स अफेक्टेड क्यों होता है? जब आप एक ही क्लाइंट का काम लंबे टाइम तक करते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन जाता है। तो उसको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुपर रोटेशन। सुपर रोटेशन कंसेप्ट ये है कि फर्म तो वही है जो ऑडिट कर रही है, लेकिन फर्म के अंदर जो साइनिंग पार्टनर टीम है बार बार चेंज हो रही है, तो फेमिलियरिटी थ्रेट होने नहीं पाएगा। आप EQCR कर सकते हो, आप जॉइंट ऑडिट एनकरेज कर सकते हो। दीज आर द अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है जहाँ MCQ मैंने लिखा है। MCQ में नियम है, बोलता है कि लिस्टेड कंपनी में तो कंपलसरी जो भी CA फर्म ऑडिट कर रहा है 7 साल के अंदर पार्टनर को रोटेट कर देगा, मतलब चेंज कर देगा। रीड दिस, लिस्टेड कंपनी। मैंने बोला था ये MCQ में आ सकता है ना। जैसे 5-5 साल का 2 टर्म होता है 10 साल, 5-5 साल का 2 टर्म होता है 10 साल, तो 7 साल के अंदर आप पार्टनर चेंज कर दो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए वैसे भी आपको पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा। यू रिमेंबर पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट? ठीक है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है। नेक्स्ट, CACC, नया क्लाइंट एक्सेप्टेंस, पुराना क्लाइंट कंटिन्यूएंस। ठीक है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस या क्लाइंट कंटिन्यूएंस के लिए आपको 4 चीज चेक करनी पड़ेगी। माइस, ये 220 में लिखा है। आइस, ये SQC 1 में लिखा है। ठीक है, कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा या पुराना क्लाइंट को कंटिन्यू करना है, तो आप 3 चीज चेक करो। आइस से इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक करो। क्लाइंट का इंटेग्रिटी चेक करने के लिए बाबा आलम याद दिलाया था नहीं? आएगा नीचे, डोंट वरी। तो क्लाइंट का इंटेग्रिटी चेक करो, क्लाइंट ईमानदार है कि नहीं है। अगर क्लाइंट ही चोर चोट्टा टाइप है तो अपने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चैप्टर 19 में तुम लोग को पढ़ाया था कि नहीं मैंने, कोड ऑफ एथिक्स में, कि अगर आपको पता है कि क्लाइंट गड़बड़ है या रिटर्न रिपोर्ट में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, तो डू नॉट एसोसिएट विद सच अ रिपोर्ट। पहला प्रायोरिटी तो क्या? डोंट एक्सेप्ट ओनली। हाउएवर एक्सेप्ट करके मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो तो दिक्कत नहीं है, पर पहला बात तो क्या? डोंट एसोसिएट ओनली। तो इंटेग्रिटी खराब है, लूंगा ही नहीं काम। सी से किसका? मेरा। मेरे पास CCTR है कि नहीं? कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्स टू डू दैट एंगेजमेंट। ई से एथिक्स किसका? मेरा। तो ये 3 चीज मेरा, मतलब एक उसका है, 2 मेरा है, वो मैं चेक करूंगा। और अगर 220 होता तो मैं आइस के बदले माइस बोलता, उसमें एक और आ जाता है M से, मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस ईयर एंगेजमेंट। मतलब क्लाइंट में कोई मॉडिफाइड ओपिनियन वगैरह तो नहीं है, तो 2 मेरा 2 उसका। याद कराया था कि नहीं? 2 मेरा 2 उसका। आइस का फुल फॉर्म। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई इश्यूज मिले थे तो आप उसको रिजॉल्व करो, वर्क पेपर बनाओ कि these were the issues and this were resolved like this before accepting the engagement, brown box। इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट चेक करने के लिए क्या क्या कंसिडर करोगे? बाबा आलम, फुल फॉर्म देखो। B से बिजनेस रेपुटेशन, B से बिजनेस प्रैक्टिस, A से अग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका फायदा हो, इनके हिसाब से प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे जाए। अग्रेसिव फोकस ऑन कीपिंग माय ऑडिट फीस इज वेरी लो, मेरे से बार्गेन करके मेरा फीस कम करना चाहता ताकि मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊं। बाबा क्लियर है? बाबा हो गया, अभी आलम। एक्चुअली बाबा के अंदर 2 बार आ गया, अब लम। L से बातचीत, अभी मैंने क्लाइंट एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसके पहले मेरे ऊपर लॉसोवा डाल रहा है। लॉसोवा लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, तो लूंगा ही नहीं मैं काम। आलम। A से वापस A आ गया लौट के जीवन में, मेरे को अपॉइंट क्यों कर रहा है? व्हाट इज द रीजन? पुराने वाले को छोड़ के मेरे पास क्यों आ रहे हैं? एंड M से कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग ये सब तो नहीं चल रहा है ना इनके यहाँ? ठीक है ना, ये मुझे इवेलुएट करना पड़ता है नया क्लाइंट को लेते वक्त भी, पुराना क्लाइंट को कंटिन्यू करते वक्त भी। ओके, अच्छा, कोई भी काम करते वक्त आपको आइस चेक करना, आई से इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, और C से CCTR फुल फॉर्म, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम, रिसोर्स। तो बोलता है एट द टाइम ऑफ कंसिडरिंग योर ओन कैपेबिलिटी टू डू दैट एंगेजमेंट यू मस्ट कंसिडर 6 फैक्टर्स। केसीड, क्या? ये रहा केसीड। K से नॉलेज, E से एक्सपीरियंस, C से कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, देखो ना होगा कहीं मिला। E से आई मे नीड द हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट, D से डेडलाइन, D से लास्ट में देखो ना कहीं मिलेगा, मिला क्या सबको? D से डेडलाइन, कब तक खत्म करना है। और फाइनली E से EQCR रिव्यू। तो 6 फैक्टर्स आई विल कंसिडर टू डिटरमाइन माय CCTR। ये सुनो इधर, टीम का CCTR देखते हैं और पार्टनर का CCAT। फर्क क्या है सर? A का, A मतलब अथॉरिटी। अगर मान लो
क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करते हो तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो पहले उसको रिजॉल्व करो फिर एक्सेप्ट करो। ओके अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको अगर पहले पता चल गई होती तो आप इस क्लाइंट का काम लेते नहीं, पर वो आपको पहले पता नहीं चली, यू केम टू नो ऑफ इट आफ्टर यू एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, तो क्या करोगे? विड्रॉ। लेकिन अब वेट करो, इंपॉर्टेंट, पूरे सिलेबस में कभी भी विड्रॉ का नाम अगर आएगा तो हमेशा बोलोगे डिटरमाइन पीएल, डिटरमाइन प्रोफेशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशन, प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है कि विड्रॉ कर, देखो विड्रॉ करना मतलब ब्रेकअप है कि नहीं है। कोई भी रिश्ते में जब आप तोड़ते हो ना, हटते हो ना, तो एक दर्द आता है और उस दर्द के डर के मारे कई बार लोग रिश्ता तोड़ते नहीं है। मेरा भी बहुत मन करता है मैं 4 आदमी को सुना दूं, मतलब रिश्ता मतलब खाली वो लड़का लड़की वाला ही नहीं होता ना, और भी तो होता है, धंधे में भी तो रिश्ता होता है ना लोगों के साथ, दोस्तों में भी तो रिश्ता होता है ना भाई। तो मन तो बहुत करता है 4 बार सुना दे, मजा आ जाएगा एक बार जिंदगी का। ठीक है, लेकिन फिर बात ऐसी है कि अगर मैं बोलूंगा तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा, ये तो हो वन साइडेड तो भाई हो नहीं सकता ना, 2 साइडेड। तो वो बात बढ़े, इससे बढ़िया क्या है, बोलो ही मत, वैसा ही कुछ है कि विड्रॉ करते तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, डू यू हैव एनी पीएल, पीएल मतलब प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कम्युनिकेट टू द पीपल हु अपॉइंटेड यू लाइक शेयर होल्डर्स और टू द रेगुलेटरी बॉडीज। ये पॉइंट आएगा जरूर। नंबर ए पढ़ो जल्दी। रिपोर्ट टू द पर्सन हु अपॉइंटेड यू और टू द रेगुलेटरी बॉडी, एक ये आएगा। और सेकंड, विड्रॉ करते तो आपको ये भी सोचना है कि हमें फुल विड्रॉ करना है कि पार्शियल। फुल विड्रॉ का मतलब है क्लाइंट से रिलेशनशिप खत्म, अब से इसका कोई काम नहीं करेंगे। पार्शियल विड्रॉल मतलब क्लाइंट से रिश्ता रहेगा, ये वाला एंगेजमेंट नहीं करेंगे, दूसरा काम कर देंगे, जैसे स्टार्ट ऑडिट नहीं करेंगे, इंटर ऑडिट कर लेंगे, तो वो रिश्ता वही रहेगा पर एंगेजमेंट से विड्रॉ किया है। तो डू यू वांट टू विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट और फ्रॉम द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप से विड्रॉ मतलब कोई काम नहीं करेंगे इसका, हम लोग समझ गए क्या? तो ये विड्रॉ वाली बात बहुत जरूरी है, आने वाला है, ये आने वाला है। आपके फर्म में क्यूसीपीपी होता है कि नहीं? क्या बोला मैंने? क्यूसीपीपी के अंदर विड्रॉवल प्रोटोकॉल होना चाहिए। क्यूसीपीपी के अंदर क्या होना चाहिए? आपके क्यूसीपीपी के अंदर क्या होना चाहिए? कि विड्रॉ करते हो तो आप लोग क्या फॉलो करोगे? नंबर 1, सबसे पहले तो आप विड्रॉ करने के पहले क्लाइंट को एक वार्निंग देते हो, उनसे डिस्कस करते हो कि भाई ये हो गया वो हो गया तो वी कैन टेक पॉसिबल एक्शन एंड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। सेकंड, उनके साथ पूरा रीजंस डिस्कस करते हो कि मैं विड्रॉ क्यों कर रहा हूँ और विड्रॉ कहाँ से कर रहा हूँ, एंगेजमेंट से कि पूरे रिश्ते से ही। नंबर 3, डिटरमाइन माई पीएल। एंड लास्ट, ये जितने भी इश्यूज हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं, कंसल्टेशंस हुए, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ऑडिट में हर काम जो करो इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। नाफरा की बिजली पड़ेगी तुम पे, नाफरा इन्वेस्टिगेशन, तो वहां डॉक्यूमेंटेशन ही तुमको बचाएगा। एच से सर, लेचम, एलईसी हो गया, एच से ह्यूमन रिसोर्स। आई टोल्ड यू, बढ़िया लोग अगर रखोगे तो काम की क्वालिटी बढ़िया होगी, कॉमन सेंस की बात है। एक बढ़िया हॉस्पिटल बढ़िया कैसे बनता है? डॉक्टर्स की क्वालिटी की वजह से, करेक्ट बात है, क्वालिटी चाहिए बॉस। तो आपके फर्म में एचआर पॉलिसीज अच्छा होना चाहिए ना, कि आप लोग हाई क्वालिफिकेशन, हाई एक्सपीरियंस वाले लोगों को हाई पैकेज पे हायर करते हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन एचआर पॉलिसीज ऑफ द फर्म। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया था ना, संजना या सांजना बोल के सीए थी जो क्लाइंट का एचआर पॉलिसी पढ़ रही थी, तो वो लोग बोले कि भाई टाइम पास कर रही है कि नहीं, टाइम पास नहीं कर रही, वो एचएम कर रही है। क्योंकि अगर क्लाइंट का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अच्छा है, जो लोगों के रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, सिलेक्शन पे ध्यान देता है, तो अच्छे लोग हायर होते हैं। ठीक है, फर्म में अगर अच्छे लोग हायर होंगे तो काम तो अच्छा होगा, या कंपनी में क्लाइंट में अच्छा लोग हायर होगा तो काम तो अच्छा होगा ही। ये ठीक है, ओके। एंगेजमेंट पार्टनर को लेकर 3 काम है। मैं सपोज फर्म हूं और ये एंगेजमेंट पार्टनर है, मैं फर्म हूं एंगेजमेंट, तो एंगेजमेंट पार्टनर को लेकर मेरी 3 जिम्मेदारी है। फर्स्ट, मैं उस पार्टनर को चुनूंगा जिसके पास CCAT है, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी एंड टाइम। सेकंड, मैं उस पार्टनर की आइडेंटिटी क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दूंगा कि हमने इस पार्टनर को चुना, आपको सही है ना। एंड नंबर 3, मैं उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दूंगा। दैट इज नंबर 3। आर यू ओके विद दिस? नेक्स्ट, टीम। मुझे टीम को लेकर भी तो चेक करना है, टीम काबिल होना चाहिए। टीम के पास क्या होना चाहिए? CCTR, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्स। और मुझे एक EQCR रिव्यूअर पार्टनर भी अपॉइंट करना चाहिए जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा।
लेचम में सर सबसे बड़ा पॉइंट होता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इस एंगेजमेंट फुल्लू रिवीजन में गला इंफॉर्मेशन फट फट के दिमाग में आ रहा है, गला बोल रहा है और नहीं बोलूंगा। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सबसे लंबा क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट तो यही है कि एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त आपको 7 पॉइंट करने चाहिए। डीएसआर, सीडी, क्यूडी। डीएसआर फुल फॉर्म डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, है ना, याद है कि नहीं है। सीडी कंसल्टेशन, डी डॉक्यूमेंटेशन, क्यूडी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये सब ओके, डिस्कशन करते हैं एक बार पूरा। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, डीएसआर। इसमें लिखा होगा पार्टनर जो है टीम को जब काम देगा तो डायरेक्शन देगा, सुपरविजन करेगा, रिव्यू करेगा, स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस चेक करेगा, ठीक है, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू करना है, ये सब देखना जरूरी है। देखो फुल फॉर्म मैंने इसको याद ऐसे कराया था। डीएसआर तो हमेशा बोलता ही रहता हूं क्लास में, डायरेक्शन, डीएसआर एसडी, डीएसआर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, एस से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये रहा, और फिर डी से डॉक्यूमेंटेशन। अब डीएसआर सीडी क्यूडी, सी से क्या है, कंसल्टेशन। कंसल्टेशन ऑन व्हाट मैटर्स, कंट्रोवर्शियल मैटर्स, डोंट से कंट्रोवर्शियल, से कंटेंशियस मैटर्स। तो डिस्कशन, कंसल्टेशन ऑन कंटेंशियस मैटर। मैंने कंसल्टेशन का तुमको एक सिंपल सा डेफिनेशन भी लिखाया है, पढ़ो। डिस्कशन विथ एक्सपर्ट टू रिजॉल्व कंटेंशियस मैटर्स विच इंप्रूव्स द क्वालिटी एंड पीजे, मतलब वेरी गुड। इसके ऊपर सबको याद करो अपने आप बोल के। तो What is consultation? It means discussion with expert, जिसके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। Why are you discussing with expert? To resolve the contentious matter. क्या फायदा होगा? It improves the quality जो चैप्टर है and my PJ. Very good. अच्छा, कंसल्टेशन फर्म के बाहर वालों से ही हो सकता है कि अंदर वालों से भी, विद इन एंड आउटसाइड द फर्म, ठीक है, यही था कंसल्टेशन सर। आ जाइए, ऑडिट का महामंत्र, व्हेनेवर इन डिलेमा सीक लीगल ओपिनियन। अब तो इतनी बार प्रैक्टिस हो चुका तुमको इसका। एक्सटर्नल कंसल्टेशन, जैसे किससे, लॉयर फर्म से, लीगल ओपिनियन तो उसी से लोगे ना, ओके। अच्छा, जो भी कंसल्टेशन करोगे वो हवा में ओरल होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेड? डॉक्यूमेंटेड, ताकि मैं प्रूफ कर सकूं कि मैंने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया है। नाफरा ने मेरे पे उंगली उठाया, नाफरा सपोज इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मेरा ऑडिट फाइल मांग लिया, नाफरा मेरे पे उंगली उठा रहा है, कह रहे तुमने क्या कंसल्टेशन किया? मैं बोला ये लीजिए, ये देखो रिपोर्ट। तो कंसल्टेशन शुड ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। सी डी क्यू डी, अभी क्यू पे आ जाओ। क्यू से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के मैंने पेज नंबर 1.5 पे डायग्राम दिखाया था ना, डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ जेसी बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, ठीक है, ये वही दिख रहा है, सेम डेफिनेशन चल रहा है, ओके। अच्छा, जितने भी लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, जितने भी लिस्टेड क्लाइंट्स हैं उनका तो EQCR रिव्यू होना ही चाहिए, और जो बाकी क्लाइंट्स हैं उनके लिए फर्म शुड डिवाइस अ सूटेबल क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। फर्म शुड डिवाइस अ सूटेबल क्राइटेरिया फॉर, ये नीचे ब्लू डब्बा देखो यार, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अच्छा, क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी कम होती है क्या? नहीं, ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स ये एंगेजमेंट पार्टनर सेतुराम अपना काम करेगा, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए जो दिल्ली से पार्टनर आएगा वो अपना काम अलग करेगा, ठीक है ना। EQCR करते वक्त सपोज, बाप रे, पेज नंबर वो काफी आगे आगे, अभी 43 मिनट्स हुआ है, जिसमें पहला 5 मिनट में तो प्रवचन दे रहा था मैं, मतलब इतने आगे आ गए हम लोग, तो मैं धीरे धीरे बोल सकता हूँ। बाप रे, जो EQCR पार्टनर आएगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पार्टनर, उसको 8 काम करने हैं। कितने काम? 8 काम। याद रखने के लिए क्या बोलोगे? आई से ऊपर जाके चेक करो, इंडिपेंडेंस चेक करेगा कि नहीं। जो EQCR पार्टनर आया है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने, वो देखेगा ना
कि एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम ने अपना इंडिपेंडेंस चेक किया है। आई से इंडिपेंडेंस, एम से मटेरियलिटी। ऑडिट सब्जेक्ट में एम से 90% टाइम क्या होता है? मटेरियलिटी, कि हमने मटेरियलिटी कैलकुलेट कैसे किया, बिकॉज मटेरियलिटी कैलकुलेशन रिक्वायर्स, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ मटेरियलिटी, डैश परसेंटेज ऑफ चोजन बेंचमार्क। तो मटेरियलिटी हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे पीछे लगाया? आफ्टर ऑल EQCR का डेफिनेशन क्या? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। तो मटेरियलिटी निकालते प्रोफेशनल जजमेंट लगाया हुआ ना, वो चेक करेगा एम से मटेरियलिटी। आई एम क्योर्ड, सी से एक्चुअली अभी तुम ऊपर देखोगे तो ऊपर आर पहले मिलेगा, दिख रहा होगा ना तुम लोग को, रिस्क एंड रिस्पॉन्स मिला। तो ऊपर देखो आर ऊपर दिख रहा है ना, रिस्क एंड रिस्पॉन्स। एक बात बताओ, रिस्क असेसमेंट का स्टैंडर्ड कौन सा होता है? 315। रेस्पॉन्स का स्टैंडर्ड कौन सा होता है? 330। रैप एंड फैप, वेरी गुड, ठीक है। आई एम क्योर्ड कावर्ड, सी से कंसल्टेशंस, ऊपर जाके चेक करो। सी से EQCR पार्टनर हम लोग से पूछेगा कि कुछ जगहों पे आप लोगों ने कंसल्टेशन लिया एक्सपर्ट से, तो वो कंसल्टेशन की रिपोर्ट दिखाइए, वो चेक करेगा कि कंसल्टेशन लिया है कि नहीं। डिफाइन कंसल्टेशन, डिस्कशन विथ एक्सपर्ट टू रिजॉल्व कंटेंशियस मैटर टू इंप्रूव क्वालिटी एंड पीजे। यू से UCMS, ऊपर देखो यू से UCMS का फुल फॉर्म अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पूरा ऑडिट खत्म करके रेडी करके रखा हूं, रिपोर्ट अभी तक क्लाइंट को दिया नहीं, और अब ये क्वालिटी कंट्रोल वाला बाबा आके रिव्यू कर रहा है मेरा क्वालिटी कंट्रोल, तो वो देखेगा ना कि क्लाइंट ने बहुत सारे ऑडिट एंट्रीज को रेक्टिफाई नहीं किया होगा, उसको UCMS बोलते हैं, लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। वो देखेगा वो ट्रिवियल है कि मटेरियल है। हम लोग क्लाइंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं जहां वो लिख के देता है कि ऑल द UCMS इन इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट आर नॉट मटेरियल, इसलिए उन्होंने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, तो UCMS। अब समझ में आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से अब तुम लोग ज़्यादा समझ रहे होगे जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इन सब के ऊपर इंडिविजुअली एक एक स्टैंडर्ड अंदर पढ़ के आ चुके हैं। आई एम क्योर्ड, व्हाट अबाउट कावर्ड? सी से कम्युनिकेशन के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड है? SA 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, और 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल विद मैनेजमेंट एंड TCWG। कावर्ड, W से वर्क पेपर, ऑडिट फाइल, EQC रिव्यूअर सबसे पहले तो ऑडिट फाइल ही तो चेक करता है भाई। फिर R से रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल का, स्लो डाउन, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के दो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? नंबर 1 प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है। नंबर 2 रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ये क्या लिखा है? रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है। जब तक ये बाबा मतलब EQCR रिव्यूअर अपना रिव्यू नहीं खत्म करता तब तक हम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्लियर है क्या? सर EQC रिव्यूअर कौन होता है? या तो उसी फर्म का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय। अच्छा, जरूरी है सेम फर्म से होगा कि दूसरे फर्म से भी हो सकता है? 3 नंबर पढ़ो, ठीक है। ऐसा जनरली होता नहीं है पर हो सकता है। अब KPMG के अंदर तो होता है, जैसे KPMG तो नेटवर्क है ना, फर्म नहीं है, उसके अंदर 7 फर्म है, तो एक फर्म के एंगेजमेंट को दूसरे फर्म का पार्टनर तो आके रिव्यू कर ही सकता है ना, वैसे। अब ये तो बहुत ही मुश्किल है सर कि डेलॉयट का ऑडिट के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू PwC से आएगा, वो तो होने वाला जल्दी से नहीं है। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया। Please look at this diagram. Study this diagram. Focus on that hero. अभी मैं एक बार यहाँ पर स्लो हो जा रहा हूँ। मैं EQCR पूरा पढ़ाऊँगा, EQCR आगे भी है तो वो भी पूरा पढ़ाऊँगा, फिर पीछे आऊँगा, ठीक है। क्लियर है सबको? कौन है ये आदमी? एंगेजमेंट पार्टनर, जिसका काम है पूरा ऑडिट कंडक्ट करवाना, DSR करना, रिव्यू करना और रिपोर्ट बना के देना, साइन करना। कौन है ये आदमी? ये भी सर एक पार्टनर टाइप का आदमी जो खाली क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चेक करेगा। इसका मतलब कि आपने फर्म KPMG की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर है उसको एंगेजमेंट में फॉलो किया कि नहीं। तो ये आदमी आते ही आपसे क्या उठा के मांगेगा? ऑडिट फाइल। अच्छा, ये आदमी ऑडिट फाइल पढ़ेगा, 2 दिन तक चेक वेक करेगा, पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करेगा, सब खत्म। उसके बाद इसका काम खत्म, ये जाएगा और ये आदमी एक रिपोर्ट बनाएगा, ये भी एक रिपोर्ट बनाएगा। उसकी रिपोर्ट को क्या बोलेंगे?
केपीएमजी का एक पार्टनर अगर एक दूसरे पार्टनर का पूरा काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया तो बिना रिपोर्ट बनाए आ जाएगा क्या? हवा में होता है क्या कुछ भी कि सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड होता है? सब डॉक्यूमेंटेड है। तो ये भी तो एक रिपोर्ट बनाएगा, EQC रिव्यू रिपोर्ट। इस रिव्यू रिपोर्ट के अंदर ये कौन से टाइप का ओपिनियन देगा, रीजनेबल एश्योरेंस कि लिमिटेड एश्योरेंस? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम लोग महसूस कर रहे हो मेमोराइजेशन तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा एक साइड इफेक्ट भी हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो तब उस वक्त जब चैप्टर 1 पढ़ाया होगा तो नहीं सोच पाए होगे, आज अपने आप स्वतंत्र सोच रहे हो क्योंकि आगे का जिंदगी देख के आ गए ना, मतलब आगे का चैप्टर्स देख के आ गए। तो आज जो तुम्हारी एक सोच है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक अलग ही लेवल पे जा रही है। ठीक है, ये सब बातें उस वक्त मैं कर नहीं सकता था। जो चीज़ मैं तुमको चैप्टर 10 में पढ़ाया रिव्यू, वो मैं चैप्टर 1 के टाइम पे बात करता हूँ, तुम्हारे खोपड़ी में जाता कहाँ से? समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ये आदमी भी तो एक रिव्यू रिपोर्ट बनाएगा कि नहीं, केपीएमजी में देगा कि नहीं देगा? इसकी रिव्यू रिपोर्ट क्या बोलेगी? EQC रिव्यू रिपोर्ट। कोई दिक्कत है? ये याद रहेगा क्या? मैं भी 15-20 मिनट सिर्फ EQC की बात कर रहा हूँ। सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, जब ये सेतुराम, मैं एक बार नाम दे देता हूँ, सेतुराम, जब सेतुराम जो हैं वो जब ये ऑडिट स्टार्ट किए होंगे, जब ये क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करके स्टार्ट किए होंगे, उसी वक्त तो केपीएमजी ने एक EQCR पार्टनर अपॉइंट कर दिया होगा। तो ये कोई सरप्राइज तो है नहीं। सपोज लिस्टेड कंपनी का ऑडिट था तो सेतुराम ने लिस्टेड कंपनी का ऑडिट जब स्टार्ट किया उसी वक्त तो बोल दिया गया होगा कि भाई इसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का पार्टनर गुड़गांव से आएगा, केपीएमजी गुड़गांव से आएगा, एंड उसको एक नाम दे देते हैं विकास। ठीक है, एक पार्टनर थे वहां पे विकास कसट, नाम देते हैं विकास, तो विकास आएंगे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो अब सेतुरमन के मन में हर वक्त एक डर रहता है कि मैं पूरा ऑडिट कंप्लीट कर रहा हूं, जब ऑडिट कंप्लीट करूंगा तो वो विकास आएगा और मेरा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चेक करेगा, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ जेसी, मतलब मेरे हर एक जेसी को चेक करेगा, जेसी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जहां कहीं मैं फंस जाऊं, व्हेनेवर आई सी ए कॉन्टेंशियस मैटर, व्हाई शुड आई अप्लाई माई जजमेंट अलोन, लेट मी कॉल विकास, मिलके जजमेंट लगाएंगे ताकि बाद में वो उंगली नहीं करें। ईमानदारी की बात है, मैं सपोज सेतुरमन हूं, सपोज, तो मैं जब कोई जगह अपना पीजे लगाऊंगा, जैसे मटेरियलिटी कैलकुलेट करना है, ये वो कुछ भी, तो मैं सोचूंगा मैं अकेले पीजे निकालूंगा, फिर ये आएगा लास्ट में और मेरे जजमेंट पे उंगली उठाएगा, इससे बढ़िया इसको फोन कर लूं, ईमेल कर लूं, अभी साथ में मिलकर जजमेंट लगा लें। नहीं कर सकते। इसका मतलब होगा अगर आपने हर एक मामले पे उस भाई साहब से पहले से कंसल्ट कर लिया तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सोच के देखो, क्योंकि तुम जजमेंट लगाते वक्त उससे कंसल्ट कर लिए, वो भी बोला हाँ हाँ, तो बाद में आके वो किस मुंह से बोलेगा कि ये जजमेंट गलत था? वो तो उसका तो काम ही आके गलती बोलना ना कि जजमेंट गलत है, कंक्लूजन गलत है। अब वो खुद ही पार्टिसिपेट किया, इन्वॉल्व हो गया, तो फिर वो अपने जजमेंट को गलत बोल पाएगा क्या? तो इस ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज। तो हम लोग अभी ये मुद्दा पढ़ने जा रहे हैं कि नॉर्मली एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल वाला जो पार्टनर है ना, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना जरूरी है, इसीलिए उसके साथ कंसल्टेशंस नहीं करना चाहिए। अगर आप कंसल्टेशन उससे करते भी हो कोई कोई मैटर पे, तो एंश्योर दैट हिज ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। और अगर आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा कंसल्टेशन करना पड़ेगा इस आदमी के साथ कि ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो या तो फर्म EQC पार्टनर चेंज कर देगा, या फिर फर्म मेरे को बोलेगा कि भाई सिद्धार्थ, मतलब भाई सेतुरमन, तुम इससे कंसल्ट मत करो, किसी और से कंसल्ट कर लो। या तो कंसल्टेशन के लिए दूसरा बंदा अपॉइंट कर देगा या फिर इसको चेंज कर देगा, नहीं तो इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो आप इससे कंसल्टेशन अति ज्यादा नहीं कर सकते। पहले ही क्लियर है क्या? अच्छा, नेक्स्ट ये आप सुनिए, मेरे और उसके जजमेंट में क्लैश हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। मान लो वो मेरे को कुछ रेकमेंड किया कि लास्ट में, मतलब जब वो आया लास्ट में रिव्यू करने के टाइम पे, एकदम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लास्ट में, जब रिपोर्ट देने के ठीक पहले, तो वो तो 2 दिन का काम करता है, वो आता है और वो हर जजमेंट पे उंगली कर रहा है, बोलता है ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। मैं बोला नहीं करेंगे, जा। द एंगेजमेंट पार्टनर डज नॉट एग्री विद द रिकमेंडेशंस एंड द जजमेंट्स मेड बाय द EQC रिव्यू पार्टनर, देन हाउ विल इट प्रोसीड? तो नियम है, फर्म के अंदर एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत अगर EP और EQCR दोनों पार्टनर्स के बीच में जजमेंट का क्लैश हो, देन हाउ टू रिजॉल्व द सिचुएशन। Either a third partner should be appointed from within the firm or some external firm should be appointed, or you can take consultation from professional institute जैसे ICAI या regulatory body जैसे NAFRA।
ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कहां पे था मैं? 14 का हेडिंग पढ़ो प्लीज। पॉइंट नंबर 1, नेसेसरी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। नंबर 2, अगर उसको एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट ज़्यादा करवा लेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नंबर 3, कभी कभी कंसल्ट कर सकते हैं बट केयर शुड बी टेकन नॉट टू कॉम्प्रोमाइज हिज ऑब्जेक्टिविटी। नंबर 4, ठीक है, अगर हमको लगता है कि कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ मैं इससे, तब फिर उसकी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तब या तो फर्म उस EQC रिव्यू पार्टनर को चेंज करेगी या मुझे कोई दूसरा आदमी दे देगी कंसल्टेशन करने के लिए। ठीक है ना, ये 5 नंबर है। 6 नंबर, फर्म के अंदर पॉलिसी होना चाहिए कि EQCR रिव्यूअर को रिप्लेस किया जा सकता है अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है तो। जैसे एक बार ऐसा हो सकता है कि 2 भाई एक ही CA फर्म में काम कर रहे हैं, एक एंगेजमेंट पार्टनर दूसरा EQC रिव्यूअर, तो जजमेंट्स और ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, EQC रिव्यूअर। अब एक बार मैं ये D पे नहीं जा रहा हूं, ओके, मैं EQC रिव्यू पे जा रहा हूं। आई विल टेल यू अ पेज नंबर वेयर टू गो। हाँ प्लीज, 20। ओके, अगर मैं 2 मिनट खाली ब्रेक दे दूं, यहीं बैठा हूं तो चलेगा क्या? मेरा गला फट चुका है एकदम। 2 मिनट ब्रेक। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 20 पे आ जाओ। क्या हेडिंग लिखा है ऊपर? EQC रिव्यू। अभी तुम लोग अगर पलट के देखोगे ना, पलट के देखो एक बार ऐसे, 1.5 पेजेस है ना, 20 and 21, 1.5 पेजेस। इसमें ना 2 लोगों की बात की गई है। EP का फुल फॉर्म मतलब सेतुराम, EQCR विकास कसट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ऐसे सोचना। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात होगा। सबसे पहले किसके बारे में बात है? एंगेजमेंट। सेतुराम की क्या जिम्मेदारी है? तुम बोलोगे सर सेतुराम की जिम्मेदारी है ऐड। सेतुराम की जिम्मेदारी है ऐड। ए से टू चेक कि लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए EQC रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है। ए से अपॉइंट हुआ है EQC रिव्यूअर। डी से डिस्कस ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। आज वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वाला जब आएगा QC रिव्यूअर, तो एंगेजमेंट पार्टनर सारा बैठ के उसके साथ डिस्कस करेगा कि नहीं? डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर। एंड डी से डेट, मेरी ऑडिट रिपोर्ट का डेट मेरी ऑडिट रिपोर्ट का डेट उसके EQC रिव्यू रिपोर्ट के डेट के पहले नहीं हो सकता। क्लियर है? ये मेरी जिम्मेदारी है सेतुराम की। उसकी क्या जिम्मेदारी है? वो जो विकास आया है वहां से, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, उसकी क्या जिम्मेदारी है? सर उसकी जिम्मेदारी है डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ जेसी। ब्राउन कलर पड़ रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। अब ये आदमी 4 चीज देखेगा। क्या क्या देखेगा? मैं मोटा मोटा बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा 2 ऑब्जेक्टिव क्वालिटी के क्या होते हैं, कि हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किया कि नहीं, हमारी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये तो है। हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल पूरा चेक करेगा कि नहीं करेगा, और सारे सिग्निफिकेंट मैटर हमसे डिस्कस करेगा। देखो, नंबर 1 डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स। नंबर 2 ऑडिट रिपोर्ट जो हमने बनाया है वो पढ़ेगा कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। नंबर 3 हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। एंड लास्ट, हमने सारे स्टैंडर्ड सही फॉलो किए हैं, रिपोर्ट हमारा अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वही देखेगा। लिस्टेड क्लाइंट्स का EQC रिव्यू मैंडेटरी है कि नहीं है? मैंडेटरी है। ठीक है, ये पेज 1.13 में 8 पॉइंट्स थे। आई एम क्योर्ड कावर्ड, आई एम था ना वो, उसी में से 3 पॉइंट निकाला है कि लिस्टेड क्लाइंट्स में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पक्का चेक करेगा। आई से इंडिपेंडेंस, की फर्म ने अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन किया है कि नहीं। सी से जहां जहां एक्सपर्ट कंसल्टेशन की जरूरत थी वहां वहां कंसल्टेशन लिया है। और डी से फाइल डॉक्यूमेंटेशन।
ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हम दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अरे हम दो तो छोड़ो, हमारी टीम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर मिलेगा तो क्या करेंगे, फर्म शुड हैव एप्रोप्रिएट पॉलिसीज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विच यूजुअली इन्वॉल्व्स कंसल्टिंग विद सम अदर पर्सन, अनदर फर्म, प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी। ये वहीं से कॉपी पेस्ट है, वो जाऊंगा उसमें। ऊपर हेडिंग पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन। हम दोनों को, सेतुराम को और विकास को, हम दोनों को, ठीक है, हम दोनों को मतलब ईपी एंगेजमेंट पार्टनर को और ईक्यूसी रिव्यू पार्टनर को, सेतुराम और विकास दोनों को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो सेतुराम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा, साइज, ठीक है। इधर सी से नीचे चालू करो कि क्या क्या कंसल्टेशंस लिए गए थे, आई से इंडिपेंडेंस, ई से एथिक्स और सी से सीएसीसी के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए। और वो जो विकास आएगा ईक्यूसी रिव्यूअर, वो भी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा। क्या क्या, नंबर 1 की उसने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। मैं तुम लोगों को अभी पूछ रहा हूं, रिव्यू करते वक्त कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। ये हाथ याद है ऐसे, ये हाथ का मतलब क्या है, 7 ऑडिट प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। रिव्यू के वक्त 7 होता है कि सिर्फ 2 होता है, बोलो। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, यही तो पढ़े थे रिव्यू में। एसआरई में 2 ही काम होता है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये लिखेगा कि मैंने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। अच्छा, ये आदमी तो इंक्वायरी एनालिटिकल तो एक कम करेगा, इसको मेनली इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आया ना, तो ये तो ऑडिट फाइल पड़ेगा ना। तो इसके वाले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में तो इंस्पेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट फाइल। इसके में इंक्वायरी आएगा कि नहीं आएगा, भयंकर इंक्वायरी। ये पार्टनर और टीम के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछेगा, डिस्कशन करेगा। पर इसके में सर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं आएगा। ये क्या कंपेयर करेगा बैठ के, हेलो, एनालिटिकल मतलब कंपेयर होता है, ये क्या कंपेयर करेगा, तो इसके में एनालिटिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसने क्या क्या प्रोसीजर किए उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। नंबर 2, ये डॉक्यूमेंट करेगा कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट के पहले अपना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म कर लिया था, और फिर ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिपोर्ट बना के देगा। सुनो सुनो, इसका जो ईक्यूसी रिव्यू रिपोर्ट होगा उसमें रिव्यू ओपिनियन कौन से टाइप का लैंग्वेज होगा, बोलो मेरे को। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बच गए, लिखा हुआ है लिमिटेड अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, 2 नेगेटिव्स, नथिंग नॉट, नथिंग नॉट, नॉट नॉट। वो लिख के देगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर्स दैट विल मेक मी टू कंक्लूड दैट द जजमेंट्स और द कंक्लूजन्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब दे आर अप्रोप्रिएट, है ना। अब ये भाषा और समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि तुम रिव्यू बहुत ज्यादा पढ़ के आ चुका है। डन है क्या, ईक्यूसी रिव्यू खत्म है सर, वाओ। पीछे चले, पेज नंबर 14, जस्ट टू गिव यू रिमाइंडर। इधर देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। लेचएम, लेचएम में सबसे बड़ा कौन सा है, 5 नंबर, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये सबसे बड़ा है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के खुद के अंदर 7 पॉइंट होते हैं, क्या क्या बोलिए सर। डीएसआर, सीडी, क्यूडी। डीएसआर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, सीडीसी से कंसल्टेशन, कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट, डी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर क्यू से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो मैं पढ़ा दिया, और डी से डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी डीएसआर हो गया, सी हो गया, क्यू हो गया, डी डी बाकी है। डी पहला क्या, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, 14 नंबर। आओ भाई इधर, पहुंचे क्या, विच पहुंच गया सब, मैं बात करूं क्या। ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ओपिनियन का मतलब देखिए, ऑडिट के काम में दुनिया भर के जजमेंट्स होते हैं, तो क्लैश तो हो ही सकता है। किसके किसके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है,
टीम के अंदर जिस एक्सपर्ट से हमने कंसल्ट किया उसी के साथ हमारा डिफरेंस ओपिनियन है, या फिर अपना ईपी और ईक्यूसीआर रिव्यू पार्टनर लोग के बीच में डिफरेंस ओपिनियन है। जब ऐसा कोई डिफरेंस ओपिनियन हो तो जब तक ये डिफरेंस ओपिनियन को रिजॉल्व ना कर लिया जाए तब तक आप रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते, ब्राउन बॉक्स। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सर सॉल्यूशन है ना, कंसल्ट विद अनदर फर्म, प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, ये सब आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट डीएसआर सीडी क्यूडी का लास्ट वाला डी क्या? डी से डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिट फाइल, एंगेजमेंट फाइल, ठीक है, सावधान सावधान। डिफाइन डॉक्यूमेंटेशन, सर इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एपी, एसी, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट कंक्लूजन्स। नीचे असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, मैंने बोला था ना कि टीम होती है, टीम ने सबने अलग अलग फाइल वगैरह बना रखी है, तो सबके पास टीम के अंदर 4 लोग हैं, सबका अपना अपना वर्क पेपर है, सबको एकत्रित करके एक फाइल बनाना है कि नहीं, उसको बोलते हैं असेंबली। अगर ऑडिट एंगेजमेंट है तो असेंबली शुड बी डन विद इन 60 डेज ऑफ द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन अगर अदर एंगेजमेंट है तो 60 डेज नहीं, बोला ऑन अ टाइमली बेसिस सूटेबल टू द एंगेजमेंट। ये याद है ना, इस पे क्वेश्चन कराया था, मैं बोला था बहुत खतरनाक है, लोग सोचते हैं हर बार आंसर 60 दिन होगा, नहीं, ऑडिट एंगेजमेंट में 60 दिन, बाकी कोई एंगेजमेंट में कोई टाइम नहीं है, बोला जो सूटेबल टाइम होना चाहिए एज पर एंगेजमेंट वो, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑडिट के लिए इतना, अदर एंगेजमेंट के लिए इतना, ठीक है। अच्छा, आप स्टैंड लोन एफएस का ऑडिट भी कर रहे हो, होल्डिंग कंपनी का, और कॉन्सोलिडेटेड एफएस भी कर रहे हो, तो ये एक एंगेजमेंट माना जाएगा कि 2 एंगेजमेंट? 2 एंगेजमेंट माना जाएगा, ये 2 एंगेजमेंट माना जाएगा, करेक्ट। तो इनके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी अलग अलग होंगे। इनके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का असेंबली कब तक होना चाहिए? इनके ऑडिट रिपोर्ट से 60 दिन। तो फर्स्ट वाले का ऑडिट रिपोर्ट डेट 1 + 60 डेज, दूसरे वाले का ऑडिट रिपोर्ट डेट 2 + 60 डेज, ठीक है। फर्म का जो क्यूसीपीपी क्वालिटी कंट्रोल, उसके अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का सीसीआईए करने को लेकर प्रोसीजर होना चाहिए। सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, सी से कस्टडी, आई से इंटेग्रिटी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। एक्सेसिबिलिटी का मतलब किसको किसको वो एक्सेस है, देखने को मिल सकता है। EQCR डॉक्यूमेंटेशन ये सेम है एज पेज 1.21 बॉटम, नीचे आ जाओ। किसकी प्रॉपर्टी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ठीक है, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। ओके, वो अलग केस हो गया। जैसे गवर्नमेंट ऑडिट के केस में क्या होता है, सीएजी मुझे अपॉइंट करता है ना, तो वो मेरे से मेरा ऑडिट फाइल मांग सकता है। गवर्नमेंट ऑडिट केस में सीएजी को बिल्कुल हक है कि मेरा ऑडिट फाइल मांग ले, मैं सीएजी को नहीं बोल सकता नहीं देंगे फाइल, वो एंगेजमेंट का टर्म्स में रहता है, ठीक है, ओके। लेकिन क्या क्लाइंट मुझसे मेरा वर्क फाइल मांग सकता है? नो, आई मे शेयर अ पोर्शन और एक्सट्रैक्ट ऑफ माई वर्क पेपर विद द क्लाइंट एट माई ओन डिस्क्रिशन। क्लाइंट का वो हक उस पर नहीं है। वाई आई शुड नॉट शेयर माई वर्क पेपर विद माई क्लाइंट? बिकॉज इट विल अंडरमाइन द VI लिखा हुआ है। VI क्या है? वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन का सिंबल है VI, वोडाफोन आइडिया। इट विल अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, I इंडिपेंडेंस, इसीलिए पूरा फाइल शेयर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, आपको एंगेजमेंट फाइल कब तक रिटेन करना है? सुनो, अगर ऑडिट एंगेजमेंट है तो 7 साल, अदर एंगेजमेंट है तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो, मतलब फिर से बताया नहीं कितना, तो अदर एंगेजमेंट में कोई बताया हुआ नहीं है, बोला सफिशिएंट पीरियड के लिए जो लीगली रिक्वायर्ड है या क्वालिटी साबित करने के लिए। और अगर ऑडिट एंगेजमेंट है तो 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, व्हिचएवर इज लेटर। क्लियर है क्या ये भाई? डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है? लेचएम का एम क्या होता है? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमने जो QCPP बनाया था ना, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर, वो आज भी राव है कि नहीं? आर से रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो मॉनिटरिंग क्या होता है? सर, मॉनिटरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी असर्टेन दैट द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म आर स्टिल रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मॉनिटरिंग ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल 2 तरह से हो सकता है, एक्टिव, पैसिव। एग्जाम में नहीं बोलेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक इवैल्यूएशन, देखो अंदर। पैसिव को क्या बोलते हैं? ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। एक है पीरियोडिक इंस्पेक्शन, एक है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। ये एक्टिव है। एक्टिव मतलब पीरियोडिक इंस्पेक्शन। हम लोग पीरियोडिकली अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को चेक करते रहते हैं, कैसा इंप्लीमेंट हो रहा है, सही है कि नहीं है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह में कोई नया डेवलपमेंट्स आया है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट में नया डेवलपमेंट्स आया तो हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, और मॉनिटरिंग करते रहना। पैसिव में सर क्या होता है? अपने आप ही कोई शिकायत आ गई क्वालिटी की, नाफरा का इन्वेस्टिगेशन हो गया, उससे पता चला कि गड़बड़ ठीक करने की जरूरत है। क्लियर है ये? SQC1 खत्म। अब मैं कहां पर हूं? 220।
एक बार तुम SQC1 कर लेते हो ना तो 220 तुम्हारे लिए एकदम ऐसे है, क्योंकि 220 का सारा ज्ञान वहीं से कॉपी पेस्ट है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस थोड़ा सा चेंजेस के साथ। 220 का लक्ष्य क्या है? ये फॉलो द फर्म का QCPP इन द पर्टिकुलर एंगेजमेंट। अच्छा, फर्म के QCPP को पर्टिकुलर एंगेजमेंट में इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आदमी के माथे पे? EP, एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है। अच्छा सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर में से कौन कौन सा पॉलिसी प्रोसीजर हमारे क्लाइंट में लगेगा, ये डिसाइड करने का हक किसके पास है? ET, एंगेजमेंट टीम का। ठीक है, ओके। 220 का भी मकसद वही है कि योर ऑडिट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है क्वालिटी लगाना? एंगेजमेंट पार्टनर। और फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी में से चुन चुन के प्रोसीजर निकालना जो ऑडिट में लगेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? एंगेजमेंट टीम की है। ठीक है, बिना SQC1 के ऐसे 220 हो नहीं सकता, सिन क्वा नॉन, पॉइंट नंबर 2। ठीक है। अच्छा, ये रिलायंस वाली बात कॉमन सेंस है। सपोज मान लो मैं ऑडिट टीम का हिस्सा हूं, कैन आई रिलाई ऑन द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स फॉर डिजाइनिंग द ऑडिट क्वालिटी इन द क्लाइंट? यस। ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वही 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी के LHM सेम। L से लीडरशिप, पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी लगाने की जिम्मेदारी किसका? एंगेजमेंट पार्टनर का। वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा और एम्फोसाइज करेगा। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हरा डब्बा जो देख रहे हो ये एग्जाम में 4 मार्क का आया हुआ है कि ऐसे 220 में जब एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट क्वालिटी अपने करना है अपने को, तो वहां पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने टीम को एम्फोसाइज करे क्वालिटी करो। कैसे बताएगा? बताओ, डिस्क्राइब करो। तो तुम बोलेगा 2 पॉइंट्स है, A-B। नंबर A, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। नंबर B, क्वालिटी इज एसेंशियल। ठीक है, मैंने ये समझाया भी था कि स्टूडेंट लोग ये जानते नहीं, पर 2 अलग अलग पॉइंट है, A और B। A और B में क्या फर्क है? एक बार सुनो सुनो, मैंने इसका एक एग्जांपल शायद तुम लोग को दिया है, नहीं दिया तो मैं अभी बोल देता हूं, ध्यान सुनना। एक स्टूडेंट है जो गरीब परिवार से आता है, गरीब या मध्यवर्गीय परिवार से आता है, और वो CA की पढ़ाई पढ़ रहा है। उसके माँ बाप उसको रोज बोलते हैं बेटा पढ़ ले तो कुछ बन जाएगा जीवन में, नहीं तो हमारी तरह गरीब रह जाएगा। उस स्टूडेंट के लिए CA बनना इज एसेंशियल, मतलब बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बनना ही पड़ेगा, रैंक लाना ही पड़ेगा, तभी वो घर उठ पाएगा, एसेंशियल है। अनदर स्टोरी, एक लड़का है जो CA की पढ़ाई कर रहा है, वेल टू डू फैमिली से आता है, मतलब अच्छा है। तो उसके बाप बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, डिग्री रहेगी तो अच्छा रहेगा, कल धंधे में भी काम आएगा, क्योंकि दुनिया भर का अकाउंट्स से काम होता है और जो दूसरे CA होते हैं आके हम लोग को लूट के बेवकूफ़ बना के जाते हैं, तो पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे उस स्टूडेंट के लिए जो अच्छे फैमिली से आ रहा है उसके लिए CA बनना इंपॉर्टेंट है, बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पर एसेंशियल नहीं है। तुमको दोनों शब्दों में फर्क समझ में आ रहा है? तो तुमको डिसाइड करना है तुम्हारे लिए CA बनना इंपॉर्टेंट है कि एसेंशियल। फिलहाल यहाँ पे दोनों है। जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो अपने टीम के ऊपर, हेडिंग पढ़ो मेरा हाथ का, एंगेजमेंट पार्टनर जो टीम के ऊपर एम्फसाइज करेगा कि भैया क्वालिटी इज बोथ इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो पहला पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। दूसरा पॉइंट क्या है? क्वालिटी इज एसेंशियल। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, उसके अंदर में 4 बुलेट्स है, मिला? और सुनो इजी है, हेलो, वो 4 बुलेट में 2 बुलेट तो क्वालिटी कंट्रोल का मकसद ही है। क्वालिटी कंट्रोल का मकसद क्या होता है? टू फॉलो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड टू इशू एप्रोप्रिएट रिपोर्ट। रोमन 1 पढ़ो, टू फॉलो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। रोमन 3 पढ़ो, और की ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है, तो 2 तो वहीं से आ गया, और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये बीच वाला पॉइंट कि हमें 220 करते वक्त फर्म की QCPP फॉलो करनी चाहिए। और 4 नंबर जो अगले पेज में है, मैं अपनी टीम को एनकरेज करूंगा टू रेज ऑल द इश्यूज विद द ऑडिट विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल। मतलब आप लोग डरो नहीं, कोई बदला नहीं लेगा, मैं हूं तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो जो इश्यूज आए क्लाइंट में सब बताओ हमको, ठीक है? 4 नंबर पढ़ो, द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल, मतलब रिटेलिएशन, बिना डर के बताइए क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये आया हुआ 4 मक्का, यही जो 4 मक्का भी पढ़ा है मैं वही डायग्राम में डाला हुआ है ऐसा, ठीक है? रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मुझे एथिक्स में क्या क्या आता है? वो 5 पॉइंट है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटिशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और पर्सनल बिहेवियर, ठीक है?
In case of 220, I must check my independence. I must identify the safeguards, threats to my independence. I must apply appropriate safeguards to eliminate or reduce the threats. And if not, then you don't accept or withdraw. वही लिखा हुआ है, ठीक है। CA CC, उधर आइस था, इधर माइस है। दो मेरा दो उसका क्या? इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। बाबा आलम, मैटर्स दैट अरोज ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस पीरियड ऑडिट। और दो मेरा CCTR, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस टाइम रिसोर्स। और ई से मेरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स में फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट है ना? ठीक है, तो आपको कोई भी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करने के पहले उसके बारे में उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन अक्वायर कर लेनी चाहिए कि नहीं? इसी को तो बोलते हैं हम लोग बैकग्राउंड चेक। क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड चेक। लेचेम, एच से ह्यूमन रिसोर्स। यहां पर ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोल के हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, मतलब टीम का प्रॉपर सिलेक्शन। अरे फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है पूरा HR डिपार्टमेंट, एंगेजमेंट लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है उस एंगेजमेंट टीम। तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तभी जाके बढ़िया काम होगा। ई कॉमर्स क्लाइंट आया है तो फर्म में टीम में ऐसे आदमी लोग को रखूंगा जिनको ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है ना, वो यहां पे बोला है, ठीक है। एंगेजमेंट टीम के पास क्या होना चाहिए? CCTR, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस टाइम एंड रिसोर्स। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अच्छा ये वाला एंगेजमेंट तो छोटा है, ये DSR CD QD जितना लंबा नहीं है, छोटा है। DSRC, ठीक है। D से डायरेक्शन, मैं पार्टनर हूं, तुम लोग मेरी टीम हो, तुमको मैं क्लाइंट की भेजूंगे के पहले क्या करूंगा? डायरेक्शन दूंगा। क्या क्या डायरेक्शन दूंगा? मैं क्लाइंट के धंधे के बारे में समझाऊंगा, वहां पे क्या क्या रोमम है, रोमम वो बताऊंगा पूरा। ऑडिट प्लान बना दूंगा, तुम लोगों में काम डिवाइड कर दूंगा, वरना वहां जाके लड़ता रहोगे, ये हम करेंगे वो तुम करेगा, तो काम डिवाइड करना। डायरेक्शन के बाद क्या होगा? सुपरविजन, मतलब जब तुम लोग क्लाइंट के जाके काम करोगे तो मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है, मैं देखता रहूंगा क्या क्या झमेले आ रहे हैं। ऑडिट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ट्रैक रिकॉर्ड मतलब प्रोग्रेस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, RV ऑन ट्रैक की प्लान चेंज करने की जरूरत है, कोई इश्यूज आएंगे तो मैं रिजॉल्व करवाऊंगा बोल के। किसके पास ज्यादा पावर है? मेरे पास है ना, तुम्हारे पास तो नहीं है। क्लाइंट सबसे पहले किसको रिस्पेक्ट करेगा, किसकी बात सुनेगा? यार आधा काम जो होता है ना जिंदगी में, मैं बता देता हूँ, औकात से सॉल्व हो जाता है, मजाक नहीं कर रहा। जिंदगी में जो आधी समस्याएं हैं वो औकात से सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना, पैसा से खुशी नहीं मिलता, 100% झूठ है ये। पैसा, पावर, पोजीशन से आपकी आधे से ज्यादा समस्या तो ऐसी ही सॉल्व हो जाती है। तुम समझ रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग यू एब्सोल्युटली ट्रूथ। तुम आर्टिकलशिप करते हो, तुम क्लाइंट से लड़ो, वो लड़ लेगा तुमसे। तुम्हारा पार्टनर जाएगा, जी सर बोलिए सर, नहीं कोई बात नहीं सर, अरे अपना ही बच्चा है सर आपका आर्टिकल। बात ही बदल गई 1 सेकंड में, क्या तो लड़ रहा था तुमसे वो। पावर अथॉरिटी से काम सॉल्व हो जाता है। तो याद रखना, अगर मेरी टीम जाके फील्ड वर्क कर रही है तो मेरा हाथ उनके सर पे होना चाहिए कि नहीं, कि कोई भी इशू हो जाए वहां पे तो मैं रिजॉल्व कर पाऊं, है ना। क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा है तो मेरा टीम काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं सीधा डायरेक्टर को मेल मारूंगा कि भाई आप लोग का डेडलाइन एक्सीड होगा, हमको मत बोलना। सिंपल है। डायरेक्टर अपने एम्प्लॉय लोग को डांट लगाएगा, तो वो सुपरविजन का कमाल है। सुपरविजन नंबर 1, जीत। अगर कोई कंटेंशियस मैटर हुआ तो उसके लिए कंसल्टेशन करवाना एक्सपर्ट से, वो तो मैं ही कोऑर्डिनेट करवाऊंगा। R से रिव्यू, तुम लोग जब काम करके आओगे, फाइल लाओगे तो मैं काम का रिव्यू करूंगा, और रिव्यू में जो भी इश्यूज आएंगे जो तुम लोग को ठीक करने, उसको बोलते हैं रिव्यू पॉइंट्स, कि पार्टनर ने अपनी टीम को ये रिव्यू पॉइंट दिया, तुम लोग जाओगे ठीक करके फिर लाओगे। और C से कंसल्टेशन, डिफाइन कंसल्टेशन, डिस्कशन विद एन एक्सपर्ट टू रिजॉल्व कंटेंशियस मैटर टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड PJ। मॉनिटरिंग, राव, मॉनिटरिंग मतलब क्या था? राव, कि हमारा जो QCPP है वो अभी भी रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं है। फर्म टाइम टू टाइम नए नए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का लिटरेचर बना के सर्कुलेट करेगा फर्म के अंदर, ठीक है। और दूसरा, कहीं भी क्वालिटी में कोई डेफिशिएंसीज आएगी तो बताई जाएगी और फर्म उसको रिपेयर करेगा, एक्शन लेगा। हो गया ये सर? एक तरह से ऑडिट क्वालिटी खत्म है। अभी बस पलटो एक बार, 2 पेज दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड खत्म हो गया। ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक है। 3 ऐसे संस्थान हैं जिनका काम है CA लोगों के अटेस्टेशन एंगेजमेंट की क्वालिटी को चेक करना। पहला संस्थान है साक्षात ICAI,
आईसीआई ने एक बॉडी बना रखी है जिसका नाम है पीयर रिव्यू बोर्ड। तो आईसीआई किसी भी सीए फर्म का पीयर रिव्यू करवा सकती है। जिस सीए फर्म का पीयर रिव्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? पीयू। पीयू का फुल फॉर्म। और जो सीए जाएगा पीयर रिव्यू करने वो क्या कहलाएगा? पीयर रिव्यूअर। इसके ऊपर पूरा गाइडलाइंस वगैरह होता है डिटेल में, अपने में उतना डिटेल नहीं है। ये पीयर रिव्यूअर सीए जो है सरप्राइज चेक नहीं है। आईसीआई आपको बता देती है, उसको बता देती है, आपको क्वेश्चनर भेजता है, आप भर के भेजते हो, फिर ये बताता है कि मैं कब आऊंगा विजिट के लिए। ये आता है कुछ दिन के लिए, चेक करता है, फिर चला जाता है, फिर अपनी रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट बना के किसको दे देता है? पीयर रिव्यू बोर्ड को। अगर इसकी रिपोर्ट में कुछ भी उल्टा पुसुल्टा नहीं है, सब ऐसा है, पीयर रिव्यूअर आया उसने ये दिया है, मतलब क्लीन रिव्यू ओपिनियन कि आपके यहाँ क्वालिटी है, तो आईसीआई आपको इशू कर देगा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। अब आप बहुत सारे लिस्टेड विस्टेड का ऑडिट कर पाओगे, बैंक ऑडिट कर पाओगे। लेकिन अगर इसने बोला ये कि नहीं, इनके क्वालिटी नाम की चीज नहीं है, तो फिर आईसीआई आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपको रेकमेंडेशन देगा क्या क्या सुधारना है। फिर 6 महीने बाद आपका फॉलो ऑन रिव्यू करवाएगा, उसमें जब सब सही आएगा तब ये आपको क्लीन रिपोर्ट देगा और तब आईसीआई आपको देगा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। ठीक है। पर्पस क्या है, मकसद क्या है? क्वालिटी, ये पीयर रिव्यू का मकसद आपको परेशान करना या पनिश करना नहीं है, बल्कि आपको हेल्प करना है टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर सर्विसेज। ठीक है। काउंसिल ऑफ आईसीआई ने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है, दिखा क्या, हाइलाइटर, पीयर रिव्यू बोर्ड। ये यही तो चेक करता है कि आप जो जो एंगेजमेंट्स करते हो अटेस्टेशन, उसमें आप पेट स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो कि नहीं। पेट का फुल फॉर्म, अरे देख के बोलो, पेट का फुल फॉर्म प्रोफेशनल एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। और दूसरा ये चेक करना कि आपकी फर्म में प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स हैं कि नहीं है, टू इंश्योर कि एसक्यूसी 1220 फॉलो हो जाए। डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू बहुत सुंदर है। आई वांट ऑल ऑफ यू प्लीज ये 4 लाइन का डेफिनेशन याद करो। पढ़ लिया होगा अब तक तो है। Peer review means an examination and review of the quality control systems and procedures put in place by the PU. PU मतलब practice unit for ensuring quality of which type of services? Assurance services, attestation services, and वो consultancy वाला नहीं। ठीक है, इसी का होता है ओपिनियन वाले का। That your audit complies with PET standards, professional ethical and technical standards। ठीक है, वही मैंने बोला ना, ये आएगा रिव्यू करेगा, सब अच्छा बोलेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं बोलेगा तो फिर रिकमेंडेशन आएगा, ठीक करो, फॉलो ऑन रिव्यू का, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। पीयर रिव्यू का अल्टीमेट मकसद क्या है? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना, क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स का ऑडिट करने के लिए वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट हो। अरे समझे ना? ठीक है सर। QRB फुल फॉर्म, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, इसमें सीए इंस्टीट्यूट के लोग भी रहते हैं, काउंसिल के, और उनकी तरफ से भी रहते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, है ना? ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम। नाफरा सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। बड़े बड़े कंपनियों के ऑडिटर्स का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? नाफरा खुद, या नाफरा खुद ना करके क्यूआरबी को भी बोल के करा सकता है। ठीक है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे हैं कहां से अपॉइंटेड है? कुछ सीजी द्वारा और कुछ अपना काउंसिल ऑफ आईसीएआई द्वारा। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या करता है? वही इन्वेस्टिगेट द ऑडिटर कि वो लोग क्वालिटी कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नाउ बड़े बड़े, सुनो ध्यान से, बड़े बड़े कंपनीज का ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन नाफरा करता है, बाकी सब कंपनीज के ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन क्यूआरबी करता है। लेकिन अगर नाफरा क्यूआरबी को रिक्वेस्ट करे तो क्यूआरबी बड़े बड़े कंपनी के ऑडिटर का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्लियर है कि नहीं है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या क्या करता है? सर ये 3 काम करता है।
क्वालिटी रिव्यू बोर्ड 3 काम करता है आर से। recommendations to the council about quality, review the quality, guide the members of the institute about quality। तो quality 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 का क्या? recommendation, review and guidance। ठीक है। कौन से कंपनियों का ऑडिटर का करेगा ये? सर छोटे छोटे कंपनियों के ऑडिटर का और बड़े बड़े कंपनियों के ऑडिटर का भी कर सकता है अगर नाफरा बोले तो। ठीक है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जिस बंदे सीए को भेजेगा रिव्यू करने के लिए उसको पीयर रिव्यूअर बोलते हैं कि टेक्निकल रिव्यूअर बोलते हैं? टेक्निकल रिव्यूअर बोलते हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड में पीयर रिव्यूअर आता है, यहां पे जो आता है उसको क्या बोलते हो? टीआर, टेक्निकल रिव्यूअर। ठीक है। इन सब का पैनल मेंटेन होता है, सीए लोग उसमें अपना नाम देते भी हैं। लास्ट क्या है सर? नाफरा। नाफरा का काम क्या है? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेकमेंड करना और बड़े बड़े कंपनियों के ऑडिटर का जांच करना। सर बड़े बड़े का मतलब बताओ। नंबर 1 लिस्टेड, नंबर 2 अनलिस्टेड पर जिनका फिगर्स 500, 1000 या 500 टाइप्स है। नंबर 3 वो जिनमें जनता इंटरेस्टेड होती है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह। नंबर 4 एनी अदर एंटिटी जो भारत सरकार की नज़र में जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड हो। एंड नंबर 5 ऊपर लिखे हुए ABCD कंपनियों की जो फॉरेन सब्सिडियरी एसोसिएट है पर बहुत बड़ी है, मतलब इन ABCD का कोई भी फॉरेन सब्सिडियरी एसोसिएट जो पूरे ग्रुप का मोर देन 20% नेटवर्थ या टोटल इनकम कमाता है उसका ऑडिटर का भी रिव्यू नाफरा करा सकता है। ठीक है क्या? ठीक है ना? दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर 1। तो आज के इस रिवीजन सेशन में मैंने चैप्टर 1 पूरा रिवाइज करा दिया। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली मुझे कितना टाइम लगा है, आई थिंक थोड़ा 1 घंटे से ऊपर ही लगा होगा। ओके बट क्लियर है ना? ओके टुमारो वी मीट अगेन, वी विल डू चैप्टर 2 का रिवीजन। बहुत बड़ा चैप्टर है, अब बड़े बड़े चैप्टर हैं। चैप्टर 2, 3, 4 बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, उनका रिवीजन होगा। सी यू टुमारो, थैंक यू।